धराली और थराली, क्या इस डिजास्टर से बचा जा सकता? क्या ये प्रेडिक्टेबल था? क्या ये नोन था? यस, ये नोन था। ये वो तो आंखों के सामने था ना, आपने देखा ही नहीं, उसको आपने नजरअंदाज कर दिया। तो सोनप्रयाग में आपका बहुत सारा मटेरियल उस समय आया था, अब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा। धराली अभी वहाँ है, आप देखेंगे कुछ समय बाद फिर कंस्ट्रक्शन होगा। जैसे शुरू में नियम आया कि नदी के सेंटर से 200 मीटर पे आप कुछ नहीं करेंगे। पहाड़ में डिस्टेंस ही उतना है। 4-5 शहर हैं उत्तराखंड में जहाँ पे पूरे गाँव आके बसते। 4 शहर में अगर हम पूरा का पूरा उत्तराखंड बसाना चाहें, संभव नहीं है। घरों में दरारें आई, कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी जाती है रेलवे प्रोजेक्ट को। तो जो सरफेस पे है वो चीजें तो उतना इम्पैक्ट नहीं करती है। सिरोबगड़ उस सालों से रिस रहा है, क्या उसको प्रिवेंट किया जा सकता है बिना ऑल्टरनेट वे के भी? सिरोबगड़ अक्सर बारिश के बाद ही उगता है, बारिश में नहीं। पेड़ हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट में उगता है। तो अगर आपको कहीं पेड़ टेढ़ा दिख रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि लैंडस्लाइड जोन है। जो लोग कहते हैं कि हो ही नहीं सकता है कंस्ट्रक्शन की वजह से, वो गलत कहते हैं। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि कंस्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकता है। कि मैंने उनको पूछा कि आप चूज कैसे करते हो कि घर कहाँ बना? बोले कि हम गड्ढा करते हैं, मिट्टी बाहर निकालते हैं और वापस मिट्टी भरते हैं। अगर मिट्टी ऊपर ज्यादा रह गई तो इट्स गुड, नीचे ज्यादा दब गया तो वहाँ घर नहीं बना। क्या पहाड़ों में रोड्स ब्रॉड होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए, दैट इज अ क्वेश्चन। कटिंग कोई और करेगा, रोड कोई और बिछाएगा, स्लोप प्रोटेक्ट कोई और करेगा। ट्रेन चलने लगेगी तो जो वाइब्रेशन वो कॉज करेगी उससे भी कुछ हार्म हो सकते हैं? लोकल इम्पैक्ट्स थोड़े बहुत हो सकते हैं। क्या उत्तराखंड अगली आपदा के लिए तैयार है? क्या पहाड़ों में घर बनाना सेफ है? वेलकम टू क्यूरियस कॉर्नर बाय अंकिता। एक तरफ उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है और साथ ही केदारनाथ जैसी आपदाओं के लिए भी जाना जाता है। धराली जैसी आपदाओं ने हमें फिर से याद दिलाया है कि ये क्षेत्र कितना संवेदनशील है। ऐसी आपदाएं हमें ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि हमारे डेवलपमेंट मॉडल्स और प्लानिंग कितने वीक हैं। इस समस्या को और गहराई से समझने के लिए हमारे साथ हैं IIT रुड़की के प्रोफेसर संदीप भट्ट जी, जो जियोलॉजी और हिमालयन टेक्टोनिक्स के विशेषज्ञ हैं, जिनकी रिसर्च ये हाईलाइट करती आई है कि हिमालयास अभी भी यंग माउंटेन सिस्टम है, जिनके हजार्ड्स को नजरअंदाज करना एक भूल होगी। आइए इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि डिजास्टर से बचने के लिए क्या तैयारी की जरूरत है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से अपनी सुरक्षा को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। वेलकम टू क्यूरियस कॉर्नर संदीप। थैंक यू अंकिता। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि जियोलॉजी किस चीज की साइंस है? बेसिकली जितने भी अर्थ सरफेस पे या सब सरफेस पे जो प्रोसेसेस होते हैं उनकी जो हम स्टडी करते हैं उसको आप ब्रॉडली जियोलॉजी कैसे इफेक्ट करता है उत्तराखंड की इकोलॉजी को हिमालयास? एंड क्योंकि हिमालय लगातार बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि लैंडस्लाइड्स और अर्थक्वेक ये आ सकते हैं ज्यादा? अब आप सोचिए कि आपका मटेरियल है, अब ये भले ही 1 सेंटीमीटर हम कह रहे हैं ग्रो कर पाए, लेकिन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इट इज जनरेटिंग इज इनॉर्मस। बहुत ही ज्यादा फोर्स जनरेट कर पाए। इस वजह से क्या होता है, आपके इसी ग्रोथ की वजह से आपका अर्थक्वेक भी जनरेट होते हैं, क्योंकि जैसे ही आप कोई चीज को अगर दबा दोगे, जैसे वो टूटेगी तो अभी लकड़ी वाइब्रेशन कॉज होगा। वाइब्रेशन होता है, जैसे हम लकड़ी मोड़ के तोड़ दें तो वाइब्रेशन आवाज आती है, फोर्स महसूस होता है। वैसे ही जैसे ही एनर्जी रिलीज होगी तो इट इज फेल्ट एज अर्थक्वेक ऑन द सर्फेस। एक क्रिस्टल कंपोनेंट है, उसमें हमें अर्थक्वेक के रूप में फेस हम इसको करते हैं। और ये हमारी पृथ्वी का अर्थ का नेचुरल प्रोसेस है। ये नेचुरल प्रोसेस है। तो अर्थक्वेक आना इज क्वाइट नॉर्मल। अर्थक्वेक आना इज अ मेजर ऑफ रिलीजिंग द एनर्जी। एनर्जी रिलीज होता है, जैसे रेडियो एक्टिविटी है। रेडियो एक्टिविटी क्या, बेसिकली स्टेबिलिटी गेन करते हैं, उस प्रोसेस में आप एनर्जी रिलीज करते हैं। वैसे ही अर्थक्वेक क्या आता है, जैसे आपका सबडक्शन हो रहा है, एनर्जी अटेन हो रही है, पीछे नहीं जा रही है इतनी स्पीड से, तो जैसे ही वो क्रैक होगा तो वो एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी कहीं तो जाएगी, डिसिपेट होगी। उस डिसिपेशन की वजह से हमें अर्थक्वेक फील होता है। क्या उत्तराखंड के कुछ ऐसे सेंसिटिव जोन्स हैं? उत्तराखंड अपने आप में ही सेंसिटिव, जैसे जैसे अब हिमालय की तरफ जाएंगे हम जोन 4 और जोन 5 में आते हैं सीज़्मिकली एक्टिविटी। आपने कहा जितना हिमालय के क्लोज प्लेसमेंट है उतना ज्यादा हम सिस्मिक जोन 4 में, ज्यादा सीज़्मिक जोन आप 5 में चले जाएंगे, उससे नीचे आप रहेंगे तो अब सीज़्मिक जोन 4 में रहेंगे। अब क्योंकि कंटिन्यूअसली वी आर गोइंग डाउन, हिमालय ग्रो कर रहा है। और इस जोन्स का क्या मतलब है? सीज़्मिक जोन्स होते हैं, ये बेसिकली स्टडीज के बेसिस पे डिमार्केट किए गए कि सीज़्मिक मतलब अर्थक्वेक आने का यहाँ पे कितनी संभावना है। उस हिसाब से हमने हजार्डस और नॉन हजार्डस जोन्स पे इंडिया को डिवाइड किया और पूरे इंडिया का एक डिवीजन, वो मैप्स आपको अवेलेबल हुए। हम जिसमें आते हैं हम जोन 4 और जोन 5 आते हैं। तो अब जोन 4 और जोन 5 पे आने से क्या, मैंने कहा कि वी आर कॉन्स्टेंटली एक्यूमुलेटिंग द मटेरियल, या हमारी वेदरिंग की वजह से, इरोजन की वजह से क्या होता है, मटेरियल जमा हो। अब जैसे ही कुछ भी शेकिंग हुई तो मटेरियल नीचे गिर जाए। या विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा प्रेसिपिटेशन हो गया तो ज्यादा वेट उसने ले लिया
तो मटेरियल आपका नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड यहाँ पे ज्यादा प्रोन है। ये प्रोन है और ये नेचुरल फिनोमिना। ये हजार्ड कब बनते हैं या डिजास्टर कब बनते हैं, जब ह्यूमंस के साथ ये इंटरेक्ट करने लगते हैं या हम इनके साथ इंटरेक्ट करने लगते हैं। एक लैंडस्लाइड अगर जंगल में हो तो इट्स अ नेचुरल फिनोमिना, लेकिन एक लैंडस्लाइड अगर किसी टाउनशिप में हो जाता देन इट बिकम्स अ हजार्ड, एक डिजास्टर बन जाता है, क्योंकि ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी चीज ह्यूमंस के काम की हो सकती है, तो इसलिए हम उसका डिजास्टर या हजार्ड। जैसे माउंटेन्स में एवलांचेस आते हैं, वो सेल्फ स्टेबिलिटी है ना, वेट पड़ गया तो नीचे स्लम्प हो गया, उसने अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया। बट वहीं पे अगर कोई ह्यूमन ट्रेसेस हैं, कोई ह्यूमन एस्टेब्लिशमेंट है, जैसे ही ह्यूमन आ गया बीच में, वेदर यू आर ट्रेवर्सिंग, आप उसके चपेट में आ गए, आपको कोई वहां पे लेबोरेटरी था या कोई सेटलमेंट था उसके चपेट में आ गया, देन इट बिकम्स अ डिजास्टर के एक हजार्ड हम इसको कहते हैं। क्या हम इनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं? आप सबको प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते हो, लेकिन आप मॉनिटर जरूर कर सकते हो। जैसे आप अगर बोलेंगे अर्थक्वेक प्रेडिक्शन इज वेरी डिफिकल्ट, वी डोंट नो, बट हम लोगों ने क्या किया है ओवर द टाइम, आप टेक डेवलप हो रहा है तो मे बी राइट नाउ इट्स डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक लोग शायद उसको प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, सब तो नहीं। देयर आर पॉसिबिलिटीज दैट बाय डिफरेंट कैलकुलेशंस और डेटा से आप उसको कर सकते हो। लैंडस्लाइड्स को आप फेयरली वेल प्रेडिक्ट कर सकते हो, फ्लड्स को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, बट ये डिपेंड करता है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, डेटा कैसा है, उसके बेसिस पे डिपेंडेंसी होगी। जैसे फॉरेस्ट फायर्स भी हम देखते हैं प्रेडिक्शंस होते हैं, लेकिन प्रेडिक्शंस एंड मॉनिटरिंग में दो इंपॉर्टेंट टर्म आती है जो हम कह रहे हैं ना, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मिटिगेट कैसे कर सकते हैं। देयर इज टू वे ऑफ मॉनिटरिंग थिंग्स। वन इज रियल टाइम मॉनिटरिंग, कि आपने कहीं कैमरा लगा रखा है या कोई सेंसर लगा रखा है जो आपको रियल टाइम में डेटा दे रहा है। कहीं पे क्या है कि जो डेटा में लैग दिखा है, तो अभी तक के जो हमारे प्रेडिक्शंस हैं, रियल टाइम प्रेडिक्शंस या डैशबोर्ड्स उतने नहीं हैं, लेकिन नियर रियल टाइम में पीपल आर वर्किंग ऑन इट। अब जैसे सैटेलाइट डेटा है तो इट्स अ नियर रियल टाइम डेटा, रियल टाइम डेटा आपको नहीं मिलेगा। वेयर ड्रोन डेटा इज अ रियल टाइम डेटा। आप अगर ड्रोन से सर्वे करते हैं फायर का, या आपको लगता है कि प्रेसिपिटेशन हो रहा है, आपके वेदर स्टेशन लगे हैं और डायरेक्टली आपको लाइव फीड दे रहे हैं, तो वो आपका रियल टाइम डेटा हो गया। वो लैंडस्लाइड का सेंसर आपको रियल टाइम में डेटा दे रहा है, तो आपका रियल टाइम डेटा। तो उस टाइप के फीड्स कम है, बट यस दे आर नॉट वेरी कॉमन इन प्रैक्टिस, बट इसको हम प्रैक्टिस में ला सकते हैं जिससे कि हम जानवर माल की हानि होने से बचा सके। क्या ऐसी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जो इसके क्लोज हैं काफी इस टेक्नोलॉजी पे? कंट्रीज विच आर मोर प्रोन टू डिजास्टर आर वर्किंग ऑन इट वेरी मच। जैसे आपका एवलांच का मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग प्रेडिक्शन सिस्टम आप देखेंगे स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रिया में काफी अच्छा। आप जापान में देखेंगे कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ड्रिल्स इस तरीके से कर रखी कि जैसे ही कुछ भी क्लिक हो तो देयर आर साइरेंस, और आपका जो ड्रिल्स होती हैं उसके बेसिस पे लोग रेस्क्यू कर ले। लैंडस्लाइड्स के लिए भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो लाइव मॉनिटरिंग करती है। वाइल्ड फायर इंडिया में भी वी आर डूइंग इट प्रीटी वेल, बट स्टिल इट इज नियर रियल टाइम में अभी भी हम नहीं है। तो कुछ है जिनमें हम रियल टाइम कर पा रहे हैं ग्लोबली भी एंड इंडिया में भी, कुछ है जिनमें अभी तक सफलता हासिल नहीं, बट पीपल आर वर्किंग ऑन इट ग्रेजुअली। डिजास्टर्स की हम बात कर रहे हैं, आपने बताया कि कैसे बाकी कंट्रीज में काम हो रहा है, हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, बट उत्तराखंड के अभी रिसेंट जो डिजास्टर्स आए हैं, हमने केदारनाथ आपदा देखी 2013 में, हमने जोशीमठ में क्रैक्स आते देखे घरों में और सड़कों में, अब धराली और थराली दो एग्जाम्पल ऐसे हमारे सामने हैं जहाँ पे बहुत जान माल का खतरा हुआ है और शायद इसको बचाया जा सकता। तो पहला तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या ऐसी साइट्स को मार्क किया हुआ होता है ऑलरेडी, और दूसरा क्या इस डिजास्टर से बचा जा सकता? क्या ये प्रेडिक्टेबल था? क्या ये नोन था? यस, ये नोन था। देयर आर रिपोर्ट्स लाइक जोशीमठ में कुछ कोई गढ़वाल कमिश्नर थे 1970s का, उनका कोई रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने रिपोर्ट किया था कि इट शुड नॉट बी फर्दर एक्सप्लोर्ड, मतलब यहाँ डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, पेड़ नहीं काटे रहना चाहिए। सिमिलरली आप अगर धराली की बात करें तो धराली में कल्प केदार मंदिर है, तो वो मंदिर का एक कुछ 1800s का कुछ फोटो रिसरफेस हुआ है रिसेंट इंसिडेंट्स के बाद, लेकिन इट वाज नोन कि ये मंदिर दबा हुआ था। 1980s में वो रिकवर हुआ, वो मंदिर का गर्भगृह अभी भी पानी में था, वो अभी भी पानी में था, तो इसका मतलब है कि वहां पे पानी रिवर से आ रहा था, पूरा का पूरा सेडिमेंट के ऊपर बसा हुआ है, जबकि रियल गांव ऊपर है। तो हमने क्या किया कि साइंटिफिकली इट वाज नोन, यस इट वाज नोन, there were some reported of these places, there might be more reports जो अभी हमको नहीं पता है, लेकिन over the time they will surface,
अब क्या हम इसे कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ हो सकता है? यस, इट कैन बी डन। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो या बता सकते हो कि हजार्डस जोन है, आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ना करें। बट द थिंग इज कि ह्यूमन ग्रीड इतना हावी हो चुका है कि जानते हुए हम लोग उस पर कुछ नहीं कर पाना। अब ग्रीड है कि तो आप अगर उन लोगों से बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो क्या उनको नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसा? उनको पता था। दे टुक अ चांस, उन्होंने वो रिस्क लिया। वो रिस्क इट डिडंट पेड वेल। जब तक पे किया, बट अब वो इतना ज्यादा उनको पे करना पड़ गया उसका कि मैनी पीपल आर मिसिंग, बहुत सारा प्रॉपर्टी हमारा लॉस हो गया। सेम केस विद थराली। कोई ना कोई आपका बड़ा बुजुर्ग जो गांव का होगा उसको पता होगा कि यहाँ पे आता है, अब यहाँ पे ना मार। तो ये पैटर्न आप देख सकते हैं पूरे उत्तराखंड में, पूरे हिली टेरेन्स में, जो पुराने गांव, पुरानी बसावटें हैं, वहां पे इम्पैक्ट। लेकिन उन्होंने जो अपने अर्निंग्स के लिए जो थोड़ा सा पैसे के लालच में, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, सुविधा के लालच में जो थोड़ा सा उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो वो हजार्ड को जन्म देता है। जैसे मैंने आपको कहा कि हजार्ड तब होगा जब आप नेचुरल फ्लो के बीच में आएंगे या किसी नेचुरल प्रोसेस के बीच में आएंगे, तब वो हजार्ड होगा। अदरवाइज अगर वहां पे कोई नहीं होता तो इट वाज अ नेचुरल प्रोसेस कि मटेरियल आया ऊपर से नीचे आके, वो जैसे ही उसका स्लो ब्रेक हुआ, स्लो ब्रेक होगा तो क्या होगा? पानी अपना सारा सेडिमेंट छोड़ के आगे निकल गया। धराली जो है वो पहली बार नहीं था कि वहां पे कोई आपदा आई थी। बहुत सालों से लगातार ऐसे ट्रेसेस है, बस इतनी बड़ी घटना कभी नहीं हुई थी। ये वो तो आंखों के सामने था ना, आपने देखा ही नहीं उसको, आपने नजरअंदाज कर दिया। आप जब देख रहे हैं कि मंदिर जो बना था वो भी सबमर्ज, आपने उसको रीएक्सकेवेट किया, तो ये तो अपने आप में ही एक वार्निंग साइन है। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे कि नदी के आसपास घर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि नदी अपना रास्ता कभी नहीं भूलती, कभी नहीं भूलती। वो तो सिंपल सी फिजिक्स है कि जो उसको इजीएस्ट और कन्वीनियंट वे लगेगा वो पानी उसी रास्ते जाएगा, और एनर्जी जहां उसको मिनिमम लगेगी वो उसी रास्ते जाए। तो हम उसके रास्ते में घर बना लेंगे तो हम आपदा को निमंत्रण तो दे ही रहा। और जापान जैसी कंट्री का आपने नाम लिया, स्विट्जरलैंड एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पूरा माउंटेन टेरेन है वहां पे, और काफी हाइट पे, पीक्स पे वहां पे ट्रेन्स भी गई हुई हैं। जापान में सुनामी आती है, वोल्केन इरप्शन इतना ज्यादा होता है, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक्स बहुत प्रोन है, बट फिर भी उनका स्ट्रक्चर और हमारे स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस है। हम क्या ऐसा नहीं कर रहे हैं, या हम क्या जापान जैसी कंट्री से नहीं सीख रहे हैं? अर्थक्वेक में जापान के अलावा एक और कंट्री है जिससे हम सीख ले सकते हैं, वो है न्यूजीलैंड। तो 2011 में न्यूजीलैंड में एक अर्थक्वेक आया क्राइस्टचर्च में। जो क्राइस्टचर्च में एक अर्थक्वेक आया तो उसके बाद गवर्नमेंट ने पूरी बिल्डिंग्स का इवैल्यूएशन कराया कि उनको हम कैसे रिट्रोफिट कर सकते हैं, क्योंकि पुराने तरीके से बनी थी। तो जो रिट्रोफिटिंग का एक एस्पेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो उन्होंने पूरा ये भी किया कि आप कैसे करेंगे, और एज वेल एज दे आस्क्ड एवरीवन टू डिस्प्ले इट कि भाई आपकी रिट्रोफिटिंग किस लेवल की रिक्वायर्ड है, किस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। सिमिलर लाइंस पे 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने शायद दिल्ली के लिए, न्यू दिल्ली के लिए ये दिया था कि जितनी भी बिल्डिंग्स हैं जिनमें 100 से ज्यादा ऑक्यूपेंट रहते हैं, उनको अपना रिट्रोफिटिंग स्टेटस डिस्प्ले करना पड़ेगा। रिट्रोफिटिंग में कंटेक्स्ट के लिए बता देती हूँ कि कोई भी पुरानी बिल्डिंग को अगर अर्थक्वेक प्रूफ बनाना है एक तरह से, तो रेट्रोफिटिंग की जा सकती है, और कितनी भी पुरानी बिल्डिंग को रेट्रोफिट किया जा सकता है। ये हमारे साथ किशन कुरियाल जी पहाड़ी आर्किटेक्चर के स्पेशलिस्ट हैं, वो जुड़े थे और उन्होंने ये हमारे साथ साझा किया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हमारा जो बिल्डिंग कोड है, नेशनल बिल्डिंग कोड है, पहले था, लेकिन 2002 में इसको उन्होंने कैटेगरिकली इंक्लूड किया। तो 2002 से जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनका चाहे तो जो भवन स्वामी है उसका वो इवैल्यूएशन करा सकते हैं। इवैल्यूएशन करवाएंगे किससे? दे नीड ए इंजीनियर्स। सिविल की एक ब्रांच होती है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। तो वो जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर को, कोई भी जो क्वालिफाइड इंजीनियर है, वो एक बार आपके भवन का विजिट कर लेगा और आपको बता देगा आपको आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो न्यूजीलैंड से एक बहुत ही अच्छी सीख लेने वाली बात है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है, और इसको हमारा स्टेट एजेंसी भी इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, और वो हर किसी भवन की रिट्रोफिटिंग स्टेटस को भी डिस्प्ले कर सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं, सो दैट कि अगर कोई ऐसा भवन होगी जो बियॉन्ड रिपेयर हो या जिसमें ज़्यादा दिक्कत हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें उसमें आ सकें। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, और आई थिंक इसमें अलग अलग डोमेन के लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। जैसे आर्किटेक्चर का आपने एग्जाम्पल दिया, इंजीनियर्स इसमें आ सकते हैं, जियोलॉजिस्ट इसमें अपनी सलाह दे सकते हैं, और किस तरह से जोन वाइज हमको घर बनाने की एक चेक्स होने चाहिए, किस तरह का मटेरियल यूज करना चाहिए, क्या सेफ्टी पॉइंट्स होने चाहिए। अगर हम इन सब को बैलेंस करके एक डिटेल स्ट्रक्चर बना ले, तो हम इस तरह की डिजास्टर्स से, या फिर मैं बोलूं कि मैन मेड डिजास्टर से हम बच सकते हैं। जापान, न्यूजीलैंड के साथ साथ नीदरलैंड भी एक ऐसी जगह है, इवन अमेरिका में भी ये है कि वी आर अलाउइंग रिवर्स टू फ्लो ऑन द नेचुरल प्रोसेस।
जैसे फ्री द रिवर करके एक इनिशिएटिव है नीदरलैंड का, दे आर नोन फॉर हैविंग बिग बिग डाइक्स। उन्होंने पूरा डाइक जो हमारी बनती हैं, नहरें जो बनती हैं, दे आर चैंपियंस ऑफ दैट, डच आर वेरी गुड इन दैट। सो उन लोगों ने भी नाउ दे हैव अंडरस्टूड कि इफ वी वांट हेल्प द रिवर इकोलॉजी, रिवर अपना आप में बहुत बड़ी इकोलॉजी, उस इकोलॉजी को अगर हेल्प करना है तो वी हैव टू फ्री द रिवर। तो एक इनिशिएटिव 2018 में शुरू हुआ था एंड दे आर सीइंग द फ्रूटफुल एविडेंसेस ऑफ दैट। सिमिलर एस्पेक्ट्स पे अमेरिका में भी दे आर गेटिंग रिड ऑफ देयर डैम। अब हमारा डेवलपमेंट है अमेरिका सेंट्रिक, तो भाई अमेरिका बढ़ रहा है तो हम भी उसी स्पीड से बढ़े, लेकिन जो अपनी गलतियों से सीख रहे हैं उसको भी सुधारते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। एंड नीदरलैंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है, चाहे वो रिवर की बात आपने जैसे करी, साइकिलिंग कंट्री में बहुत ज्यादा होती है, विंड मिल्स आई थिंक सबसे ज्यादा, एयर वो भी हम बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करते हैं। आप पॉलिसी लेवल पे देखेंगे तो इंडिया इज हैविंग फेयरली वेरी गुड पॉलिसीज। ओके, इज इट सो? इन इंडिया देयर इज अ नेशनल बिल्डिंग कोड जो सीज़मेक सिटी को कंसीडर करता है। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, उसके कई कोड्स हैं कि कब कंस्ट्रक्शन, कैसे कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। बट क्या ये सिर्फ पेपर्स में है? इट्स ऑन द पेपर एंड वेदर पीपल आर रिसीविंग इट और इम्प्लीमेंटिंग इट प्रॉपरली, वो अपना आप में एक एनालिसिस का विषय है। बट इट इज देयर। 2002 का कोड है BIS का, जो कोड रिवाइज कोड है सीज़मेक का, बिल्डिंग कोड का, आप कैसे बिल्डिंग बनाएंगे डिपेंडिंग ऑन सीज़मेक जोन। अब हमने 2002 में वो कोड बना दिया। देन देयर वाज आई थिंक 2012-13 देयर इज अ नेशनल फ्लड, इसको मैप करने के लिए, मतलब डिमार्केशन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का भी एक पॉलिसी कि फ्लड प्लेन्स को डिमार्केशन करने के लिए। तो मेजर ट्रिब्यूटरीज में तो कुछ कुछ जगह तो उन्होंने डिमार्केट किया है। आई थिंक इट वाज इन 2013 और समथिंग आफ्टर केदारनाथ डिजास्टर, शायद ये पॉलिसी आई थी। एग्जैक्ट डेट शायद 13 और 14 होगा इसका। तो उसमें ये कि जो फ्लड प्रोन बैंक्स हैं आप उसमें वो करिए, डिमार्केशन करिए कि कहाँ फ्लड हो सकता है। तो उसका ये था कि भाई 25 साल पहले के जो फ्लड आए हैं और 100 साल बाद तक जो फ्लड आ सकते हैं, उसका आपको एक इन्वेंट्री बनाना था। तो क्या वो इन्वेंट्री बनी है, पब्लिक डोमेन में है कि नहीं, लेकिन कुछ काम हुआ है, लेकिन कितना डिटेल में है वो देखने का विषय रहेगा। तो जैसे ये नेशनल बिल्डिंग कोड हो गए, आपका ये फ्लड डिमार्केशन वाला चीज हो गई, तो इन सब चीजों का इम्प्लीमेंटेशन अगर होता तो मुझे लगता है कि शायद बहुत जगह हम आपदाओं से बच सकते थे। जैसे NGT ने भी कहा कि आप 100 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिवर आप कंस्ट्रक्शंस नहीं करी, चाहे टेम्पररी हो चाहे परमानेंट हो, आप इंक्रोचमेंट नहीं करें। ये कुछ बने हुए हमारे कोड्स हैं, अगर ये फॉलो होते अच्छा होता। देयर इज द फेमस फ्रेमवर्क कॉल्ड सेंडाई फ्रेमवर्क, उस पर उत्तराखंड गवर्नमेंट काम कर रही है। बट द थिंग इज कि लोगों के बीच में इसकी कितनी अवेयरनेस है, इट बिकम्स वेरी की। जैसे जापान हो गया, ये हो गया, यहाँ पे राइट अप टू स्कूल लेवल आप बच्चों को ट्रेन करते हैं कि अर्थक्वेक आएगा तो हाउ टू रिस्पॉन्ड, या अर्थक्वेक होता क्या, हाउ इट फील्स। वैसे ही मुझे लगता है कि उत्तराखंड में भी वी शुड हैव सिमिलर पॉसिबिलिटी, जहाँ पे हम अपने लोगों को ट्रेन कर सके कि हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अ डिजास्टर। फिर अगर हो गया तो आप करेंगे क्या। तो इस सब चीजों में थोड़ा सा बाहर की कंट्रियां हमसे आगे हैं। वी आर डूइंग something on it, people are doing something on it in the government as well as in the institutions also। लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक इंटीग्रेटेड एफर्ट मुझे लगता है अभी मिसिंग है, जो कि एक सिंगल अम्ब्रेला एफर्ट होना चाहिए, ताकि हम सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह रख के प्रॉपरली डिसेमिनेट कर सकें। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, ऐसे हर राज्य का अपना एक आई थिंक डिजास्टर प्रोन एरिया है। जैसे कोस्टल एरियाज में देखें तो सुनामी, साइक्लोन्स का काफी खतरा है, तो शायद वहां पे अगर वो पढ़ाया जाए, और उत्तराखंड जैसे हिली टेरेंस में अगर हम लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक्स से बचने के तरीके स्कूल्स में ड्रिल्स या कुछ इस तरह की शुरुआत अगर करें तो काफी ज्यादा बच्चों को हेल्प हो सकती है और बड़ों को भी इसमें हेल्प हो सकती है। एग्जैक्टली जैसे स्कूल्स में प्रोग्राम्स होते हैं NSS के, NCC के, बॉयज स्काउट्स, गर्ल्स स्काउट्स के, तो उनके थ्रू वी कैन स्टार्ट कि भाई कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, कैसे आपको पहचानना है। लेकिन देयर इज अ सेइंग कॉल्ड योर आई सीज व्हाट योर माइंड नोस। अगर उसको पता ही नहीं होगा तो वो करेगा कैसे। अब जब आपको दिखेगा तभी वो कर पाएगा। तो अब जैसे हमारे पास बहुत सारा कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल नॉलेज है, जैसे टर्मिनोलॉजी, गांव के नाम है, गांव के नाम भी जैसे बगड़, रगड़ इस तरीके से है, तो वो अपना आप में एक मीनिंग कैरी करते। तो कहीं ना कहीं हमने वो कन्वेंशनल नॉलेज भी बीच में खो दिया। तो वो अभी मुझे लगता है ये सही टाइम है कि हम इसको रिवाइव करें, इसको एक अम्ब्रेला के नीचे लाएं, एक सिटीजन साइंस मिशन की तरह इसको लेके चलें। जो हमारे कंसर्न्स हैं, गांव वालों के कंसर्न्स हैं, दे आर एट वेरी माइक्रो लेवल। वो मैप कर पाना किसी सैटेलाइट डेटा से या 10-12 लोगों की टीम के बस की बात नहीं।
कि एक बार ये बच्चे ट्रेन हो जाए, इनको पता चले कि सबसिडेंस क्या होता है, लैंडस्लाइड क्या होता है, मड फ्लो क्या होता है, क्या नेचुरल ड्रेनेज है, तो ये अपने अपने गांव में छोटी से छोटी चीजें भी देख सकते हैं एट द सेम टाइम दे कैन ऑल्सो रिपोर्ट इट टू द अथॉरिटीज टाइमली। क्योंकि अगर हमें पहले ही सिम्टम में पता चल जाए कि यहाँ कुछ हो सकता है, फेलियर हो सकता है या कोई बड़ा इंसिडेंट हो सकता है, तो मुझे लगता है कि हम लोग उसको ज्यादा बेटर तरीके से टैकल करवाएं। हमको प्लानिंग का टाइम मिलेगा, अथॉरिटीज को अपने प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंटेशन का टाइम मिलेगा। तो इन सब के लिए मुझे लगता है कि बेसिक ट्रेनिंग एट स्कूल लेवल इज रिक्वायर्ड और इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। थोड़ा सा दराली के बारे में और पूछना चाहूंगी। जो मड का डेब्री एक तरह से आया था, इससे पहले क्या होते थे, बोल्डर्स आया करती थी जो हमने देखा, ये हमने कुछ अलग देखा इस बार। इसके क्या साइंस थे या ये क्यों आया? पानी जब तक उसमें एक सर्टेन अमाउंट तक डिजॉल्व सॉल्वेंट्स नहीं है, वो आपको एक अलग बिहेवियर दिखाएगा। लेकिन जब उसमें मटेरियल मिक्सअप होने लग जाता है, उसकी प्रॉपर्टी पूरी चेंज हो जाती। मटेरियल एज मिट्टी, आपका सेडिमेंट, छोटे कंकड़ पत्थर, तो एक सस्पेंशन की तरह बिहेव करता है। तो सस्पेंशन जब होता है, उसकी अपनी बोयंसी होती है, उसकी अपनी एक एनर्जी होती है, डिफरेंट होता है, उसकी एनर्जी डिफरेंस होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि बड़े बड़े बोल्डर्स भी फ्लो कर जाते हैं, जबकि आप कितना पानी डाल लीजिए वो बोल्डर फ्लो नहीं करेगा। तो आपने जो मीडिया था उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है जैसे सडनली मटेरियल आता है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हम कई बार प्लानिंग के टाइम पे ओवरलुक कर जाते हैं कि व्हाट इफ सस्पेंशन कम्स। इसका क्या रीजन हो सकता है? ये हुआ क्या कोई केदारनाथ की जैसे कोई झील बन गई थी, क्या कोई क्लाउड बर्स्ट हुआ? क्योंकि अलग अलग थ्योरीज आ रही है, आपका क्या मानना है? अभी तक जो डेटा सेट आ रहा है कि बारिश उतनी नहीं थी जैसे क्लाउड बर्स्ट। तो क्लाउड बर्स्ट मीन्स 1 घंटे में 100 mm से ज्यादा रेनफॉल किसी छोटे से एरिया। तो अभी जब तक हमारे पास डेटा नहीं आएगा, कुछ भी कहना उस पर अतिशयोक्ति है। बट द प्रोसेस इज क्लियर कि जो भी हुआ, मटेरियल वहां पे था, पानी की अवेलेबिलिटी हुई, उस पानी की अवेलेबिलिटी के साथ वो एक साथ फ्लश करके नीचे आपका और वो एक बार नहीं आए, 5-6 बार, जैसे जैसे उसको स्पेस मिलेगा उस तरीके से वो आता है। हो सकता है कि कैस्केडिंग कुछ रहा हो कि कहीं पे अगर हम अज्यूम करके चला, कंक्लूड तो आप तभी कर पाएंगे जब उसमें स्टडी होगा, अज्यूम करके चलेंगे देयर वाज अ सीरीज अब छोटे छोटे पडल्स ऊपर जमा हो गए थे। तो एक फेल हुआ तो फिर आया, दूसरा फेल हुआ तो फिर आया, फिर तीसरा फेल हुआ तो फिर आया। तो इस तरीके के हो सकता है कि कुछ हुआ हो, बट इट इज सब्जेक्ट टू द साइंटिफिक स्टडी और डिस्कशन। जब रिजल्ट्स आने पाए, मुझे लगता है पब्लिक डोमेन वो भी अवेयर है। इस तरह की क्या और भी साइट्स मार्क करिए? क्या कुछ ऐसा मेजर किसी जगह हो सकता है कि आपके दिमाग में इस तरह की कोई साइट्स, कोई स्टडी आपने देखी हो ऐसी? देखिए, यही साइट्स हैं जहां आप देखेंगे ना, पास्ट में भी डिजास्टर हो गया है। इट्स वेरी इजी टू डिमार्केट। तो आप देखेंगे जैसे केदारनाथ का डिजास्टर हुआ था जी, तो उस समय मैंने जस्ट मास्टर्स किया था और रेलवे का प्रोजेक्ट में हम लोग डीपीआर बनाने के लिए इन्वॉल्व थे। तो वो जॉब छोड़ के आई वाज वेटिंग, तो डिजास्टर हुआ, तो डिजास्टर मैपिंग के लिए गए। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड सोनप्रयाग जी। तो सोनप्रयाग में आपका बहुत सारा मटेरियल उस समय आया था, कुछ नहीं था, सब कुछ एकदम खत्म था। अब वहां पे कंस्ट्रक्शन हो गया। तो आपका क्वेश्चन है कैन यू डिमार्केट द साइट? यस, दैट इज द साइट। धराली अभी वहां है, आप देखेंगे कुछ समय बाद फिर कंस्ट्रक्शन होगा। You want a site? Yes, that is a site. Similarly, आप देखेंगे कि बहुत सारी साइट्स जो हमारे बहुत सारी लैंडस्लाइड हजार्ड ससेप्टिबिलिटी स्टडीज होती हैं, ये बहुत सारी स्टडीज होंगी। हमारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेल है, हमारी जो जियोलॉजिकल बॉडीज हैं विद इन द स्टेट एज वेल एज नेशनली भी, इनके पास ये डेटा इजीली अवेलेबल। जहां पे ये आपके एलुवियल फैन होंगे, वहां पे इसके होने के चांसेस। थोड़ा सा ये भी समझना चाहूंगी, जब हम इस तरह की साइट्स मार्क करते हैं, या फॉर एग्जांपल अभी धराली में जो हुआ है, सोनप्रयाग हमें पता ही है कि एक तरह से गायब ही हो गया था। इसके बाद सरकार के पास जो भी रिपोर्ट्स जाती हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो भी रिपोर्ट्स जाती हैं, तो नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होता है? एक जो जनरल टेंडेंसी है कि कुछ भी हुआ तो देयर इज अ नेचुरल ब्लेम कि सरकार का फेलियर है या सरकार ने नहीं किया। बट द पीपल हु आर इम्प्लीमेंटिंग इट, उनके पास भी ट्रेमेंडस प्रेशर होता है। दे हैव टू सेव पीपल, दे हैव टू प्लान, दे हैव टू, उनका खाना पीना रहना सबकी व्यवस्था करनी पड़ती है, पुनर्विस्थापन की व्यवस्था करनी पड़ती है। वो लोग भी प्रेशर में रहते हैं। सो दे टू हैव अ लिमिटेड टाइम एंड दैट टू देम उनकी जॉब इतनी ट्रांसफरेबल होती है कि जब तक वो उसको अगर इम्प्लीमेंटेशन फेज में भी जाए, हो सकता है कि द ऑफिसर चेंजेस या उनको कोई और जिम्मेदारी दे दी जाए। तो ये रिपोर्ट्स जाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन में कंसिडर होती हैं, बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन ये हुई है कि नहीं है, तो ये एक मौलिक जिम्मेदारी है हम लोगों की भी, जो वहां पे
दोबारा से बसावट करना चाहते हैं जो अफेक्टेड लोग हैं, और साथ साथ एजेंसीज की भी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को देखें कि ये चीज इम्प्लीमेंट हो ठीक से। Do we have right people on this planning committee? कि I'm not the right person to comment on anyone's credential. I think सरकार एक ड्यू डिलिजेंस तो रखती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है सरकार अगर इसको थोड़ा सा और ओपन एंडेड रखे, बहुत सारे संस्थान हमारे स्टेट में हैं, आपका IIT रुड़की है जहाँ से मैं आता हूँ, आपके और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे कॉम्पिटेंट लोग हैं, एडवाइजरी के लिए लोग आते हैं, नहीं ये नहीं कहूँगा नहीं आते हैं, हर विभाग में आते हैं, बट द थिंग इज गवर्नमेंट कैन मेक अ पैनल दैट कैन कॉन्स्टेंटली मॉनिटर इट। इसमें ये एक चीज देखी जा सकती है कि भी थोड़ा सा माउंटेन सेंट्रिक होना पड़ेगा। तो एक सेट ऑफ पीपल जो उस एरिया से बिलोंग करते हैं, उस एरिया पे स्टडी कर चुके हैं, बेटर समझते हैं, एंड दोज हु विल बी देयर कॉन्स्टेंटली, यानी कि ट्रांसफर होते नहीं बार बार। एग्जैक्टली, मतलब एक अगर आप अधिकारी को जिम्मेदारी देते हैं, अधिकारी दिन रात लग के काम करता है, क्योंकि कुछ भी होता है जिले में तो ऊपर से लेके नीचे तक का अधिकारी आपको मिलेगा, साइट पे मिलेगा, अदरवाइज आप कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। लेकिन आपने जो दूसरे पॉइंट रेज आउट किया है कि जिन लोगों को यहाँ से जो उसको एज अ प्रॉब्लम देख रहे हैं कि एक साइंटिफिक प्रॉब्लम है मेरे साथ, वो एक अलग एस्पेक्ट है, अच्छा एस्पेक्ट है, लेकिन साथ साथ जब वो लोग इस प्रॉब्लम को ओन करने लगते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम, हम भी यहाँ रह रहे हैं, वी शुड कंट्रीब्यूट समथिंग, तो सरकार को कुछ इस टाइप के लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, दे शुड इन्वॉल्व देम। केदारनाथ आपदा के बाद क्या बदलना चाहिए था और क्या नहीं बदली? पॉलिसीज बनी, इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी, और पॉलिसीज थोड़ा सा डायनेमिक होनी चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल। अब जैसे व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक और प्रैक्टिकल? डायनेमिक का मतलब है कि उसमें चेंज की गुंजाइश होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होनी चाहिए। जियोलॉजी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हर मोड़ पे बदलता है, बिल्कुल हर मोड़ पे बदलता है। आप बोलोगे पिछले मोड़ पे ये लगाया था, इस मोड़ पे लगेगा, नहीं लगेगा। जो श्रीनगर में लगाया था रुद्रप्रयाग में लगेगा, जो रुद्रप्रयाग में लगाया वो आइडिया आपका कर्णप्रयाग में नहीं लगने चाहिए। जैसे शुरू में नियम आए कि नदी के सेंटर से 200 मीटर पे आप कुछ नहीं करेंगे, पहाड़ में डिस्टेंस ही उतना है, 200 मीटर पे तो वैली टू वैली आपका कनेक्ट हो जाएगा, पूरा 1 घंटे बिल्कुल सराउंड कनेक्ट हो जाएगा। तो यू हैव टू फिगर आउट अ वे कि भाई हम किस तरीके से अपने जो पॉलिसीज हैं इनको मॉडिफाई करें, जिसमें लोगों का हित भी सध जाए, उनको नुकसान भी ना हो, और लॉन्ग टर्म में कोई हजार्ड को आमंत्रण ना दे। पॉलिसीज मुझे लगता है बहुत ध्यान से बनानी चाहिए और डायनेमिक होनी चाहिए। देखिए जो मैंने आपको उदाहरण दिया सोनप्रयाग का, तो सोनप्रयाग हुआ, अगेन वहां पे पार्किंग हो गई, ठीक है, अभी 10 साल 20 साल 50 साल ना हो, लेकिन यहाँ से 70 साल बाद अगर होगा तो जो चीज हम अभी प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए जियोलॉजी में आप नेचुरल प्रोसेसेस का कोर्स कुछ हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उनको अवॉइड करना ही मुझे लगता है बेस्ट सोल्यूशन रहता है। आपको लगता है अभी नहीं हो रहा है, लेकिन पास्ट में हुआ था, फिर दोबारा होगा, ये साइक्लिक है। हमको जो करना चाहिए था कि एटलीस्ट उदाहरण पेश करने चाहिए थे, कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने चाहिए थे कि हमको ये नहीं करना है। रोड्स तो हमारे उत्तराखंड में बन गई हैं, ट्रेन भी आ रही है, लोगों का इनफ्लो तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्या हमारी कैपेसिटी इतनी है कि हम इतने लोगों का इनफ्लो फुटफॉल बर्दाश्त कर सके? क्योंकि केदारनाथ में भी जिस वक्त त्रासदी आई थी, उस वक्त जितने लोग वहां पे थे उसके हिसाब से वो डिजास्टर और ज्यादा बड़ा हो गया, जितने सेटलमेंट वहां बन गए। तो क्या कैपेसिटी पे भी कोई चेक होना चाहिए? बिल्कुल चेक होना चाहिए अंकिता। कैरिंग कैपेसिटी जो है बहुत बड़ा चैलेंज है, जो अभी तक हम शायद डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए। प्रयास हुए हैं कि नहीं हुए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ा नहीं जहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी हमने इवेल्युएट की। कैरिंग कैपेसिटी मतलब उस जगह की रिसोर्सेस पीसफुली कितने लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं, जिसमें कि अगर कोई क्राइसिस भी होता तो मैनेज कर। फॉर एग्जाम्पल हम लिफ्ट में अक्सर चढ़ते हैं और लिफ्ट में लिखा होता है 10%, 8%, 6%। एग्जैक्टली। अब ऐसा नहीं है कि आप 10 की जगह 12 हो जाओगे तो लिफ्ट बंद नहीं पाएंगी, बट इट्स नॉट सेफ। सिमिलरली कैरिंग कैपेसिटी यू शुड हैव अ चेक ऑन अ नंबर कि भाई इस टाइम पे हम कितने लोग जा सकते हैं। जैसे किसी मंदिर में जाना है, उधड़ा ना मचे, तो यू शुड हैव अ काउंट कि कितने लोग अंदर अकोमोडेट हो सकते हैं, इतनों की फैसिलिटी है, इतने वॉशरूम्स है, इतना स्पेस है, इतने टॉयलेट है, कितनी जगह हम वो वैल्यूट कर सकते हैं। तो ये कैपेसिटी जानना बहुत ज्यादा चाहिए। ये हमारे सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन का होना चाहिए, हमारे सारे सिटीज का होना चाहिए। कि सिटीज का क्यों होना चाहिए? क्योंकि 4-5 शहर हैं उत्तराखंड में जहाँ पे पूरे गांव आके बसते हैं। देहरादून इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। देहरादून ऋषिकेश अब एक हो गया, आप बीच में कुछ नहीं पाएंगे।
पहाड़ों में चले जाइए तो श्रीनगर एक उदाहरण है, हल्द्वानी एक उदाहरण है, अल्मोड़ा एक उदाहरण है। 4 शहर में अगर हम पूरा का पूरा उत्तराखंड बसाना चाहें संभव नहीं है। हर एक शहर का अपना एक डिजाइन है, उनके सीवर्स की कैरिंग कैपेसिटी अलग है, उनके हॉस्पिटल्स की कैरिंग कैपेसिटी अलग है, सब चीजों की कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी शुड बी वेरी फंडामेंटल टू एवरीथिंग। अभी क्यों इम्पोर्टेंट, देखिए उत्तराखंड अर्थक्वेक के लिहाज से एक बहुत ही सेंसिटिव है। हम लोग एक सेंट्रल सीज्मिक गैप है। सीज्मिक गैप का मतलब है कि पिछले 100-200 सालों में कोई भी बहुत बड़ा भूकंप यहाँ पे, उधर नेपाल में भूकंप आया, इधर कांगड़ा में बड़ा भूकंप आया, तो कह रहे थे क्या उसका मतलब ये है, जियोलॉजी के लेकर समझाने की कोशिश करो, सबडक्शन में एनर्जी तो जनरेट हो रही है लेकिन अभी ये रिलीज नहीं हुई। तो अभी एनर्जी काफी जनरेट हो गई है, अभी रिलीज कैसे होगी, क्या होगी, ये रिसर्च का भी विषय है लेकिन एक एट द सेम टाइम चिंता का भी विषय है। तो ये कैरिंग कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी ऐसा इवेंट होता है, इट विल ट्रिगर लैंडस्लाइड, इट विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो क्या हम उस चीज के लिए रेडी हैं? क्या हमारे पास उतने मैन पावर्स, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, इतना वाटर सप्लाई, उतना ट्रांसपोर्टेशन है कि नहीं? जोशीमठ की बात है, जोशीमठ के सामने एक गांव है चाई गांव, अगर मैं गलत नहीं हूं तो चाई गांव में सिमिलर क्रैक्स हुए जी, वहां पे भी कोई हाइड्रो पावर बन रहा था। देन अगेन जोशीमठ में हाइड्रो पावर बना तो अगेन वहां पे क्रैक्स हुए। अब ये हम इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर अस कि हम बोलेंगे कि हाइड्रो पावर से हुआ, लेकिन हमने कभी उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश ही नहीं करी कि हाइड्रो पावर से हुआ या उस टाइम पे कोई सीजनिक एक्टिविटी हुई उसकी वजह से हुआ या रैपिड ड्रॉ डाउन ऑफ वाटर की वजह से हुआ। तो हमने उससे कभी स्टडी करने की कोशिश नहीं करी। अगर वो चाय के लिए कर देते तो जोशीमठ के लिए प्रिवेंशन रहता कि भाई देखो अगर वाकई में किसी कंस्ट्रक्शन से हुआ तो कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी बदली जाती। अगर हमें लगता है कोई सीजमिक एक्टिविटी से हुआ तो हम वो प्रिकॉशन पहले भी वहां ले सकते थे, क्योंकि आप देखें चाय गांव और जोशीमठ गांव एक दूसरे को देखते हुए जी, अब आमने सामने। इसीलिए हर बार आर्टिकल्स में और न्यूज में दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा संकट में अभी हम हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई क्लैरिटी से ये बताता नहीं है। एंड इसके लिए रेडिली और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसके लिए प्रिपेयर्ड रहें, अपने आने वाली जनरेशन को, स्पेशली बच्चों को इसके लिए प्रिपेयर किया जाए और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने रिसोर्सेज को इस तरह से डेवलप किया जाए। डेवलपमेंट की बात करूंगी, पहाड़ों में डेवलपमेंट में हम अभी भी बहुत पीछे हैं, लेकिन डेवलपमेंट के साथ हमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। एक आम आदमी जो चाहता है मेरे घर के पास से सड़क गुजरे, ट्रेन गुजरे, लेकिन एट द सेम टाइम हम अभी देख भी रहे हैं रेलवे प्रोजेक्ट में, जैसे आप भी श्रीनगर से बिलोंग करते हैं, स्वीप के आसपास बहुत सारे गाँव में घरों में दरारें आएंगे और कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी जाती है रेलवे प्रोजेक्ट को। डेवलपमेंट भी इंसान चाहता है लेकिन ये नहीं चाहता कि घरों में दरारें आ जाए और ट्रेन भी आ जाए। सो जब ये रेलवे प्रोजेक्ट का डीपीआर बना तो आई वाज अ पार्ट ऑफ द टीम, इसीलिए मैं ये सवाल आपसे करनी है। हमारी कंपनी ने डीपीआर बनाई तो उसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल अलाइनमेंट्स देते हैं, उन अलाइनमेंट्स में आप डेमोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी सबका ध्यान रखते हैं। तो उसमें जो सजेशन दिए जाते हैं वो टेक्निकली वाउच्ड होते हैं, वेरीफाइड होते हैं, वेटेड होते हैं। अगेन मैं वही बात पे आ रहा हूं कि आप प्लान अच्छा दे सकते हो, आपकी पॉलिसीज अच्छी होगी, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंटर हो, सबकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी अच्छी हैं, बट व्हेन इट कम्स टू मॉनिटरिंग तो उसमें आपको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। यू हैव टू टेक पीपल इन कॉन्फिडेंस। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि जैसे स्वीत गांव है, स्वीत गांव जो है एक तरीके का रिवर बोन मटेरियल पे सेटेड, तो ये भी हो सकता है कोई छोटा मोटा इवेंट, सीजमिक ट्रिमर आया हो 3-4 उसका मैग्नीट्यूड का, उसकी वजह से भी सेटलमेंट क्रैक हो सकते हैं। ट्रेन गई, वी आर नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि उसकी वजह से नहीं हो सकता है, बट ये है कि वो स्टैब्लिश करना पड़ेगा फैक्ट कि हुआ किसकी वजह से। उसमें देयर कैन बी स्टडीज जो की जा सकती हैं कि भाई इसकी वजह से हुआ या नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो एजेंसीज को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन लोगों को भी सजग रहना चाहिए। जैसे एक अक्सर जो लोग हमसे भी कहते हैं कि इन्होंने ब्लास्ट करके ऐसे किया और ये कर दिया, अब वो ब्लास्ट करना तो अलाउड नहीं है आपका टनलिंग में, हिमालयन टेरेन्स पे आप ब्लास्ट नहीं कर सकते। बट अभी भी ऐसे बहुत आम आदमी और गांव के लोग जो है रिपोर्ट करते हैं कि ब्लास्टिंग अभी भी हो रही है। इसका संज्ञान तो प्रशासन को लेना चाहिए कि वाकई में ब्लास्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि बोल देने से कि ब्लास्टिंग हो रही है, कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट का भी चक्कर होता है, कई बार और भी बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से सब चीजें की जाती है। तो मुझे लगता है कि शासन संज्ञान लेना चाहिए इस चीज का, और जो नियरेस्ट आपकी एजेंसी आप उससे कोई स्टडी करवाइए
और अगर इस्टेब्लिश होता है तो मुझे लगता है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। एज अ जियोलॉजिस्ट मैं ये जानना चाहूंगी, इसके प्रोज तो हमें पता है, ट्रेन हमारे रीजन में बहुत पहले आ जाती तो हम और ज्यादा ग्रो शायद कर जुड़े होते, लेकिन इसके कॉन्स मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसके कॉन्स क्या हैं और हमें किन चीजों का चेक रखना चाहिए। एक लेमैन को, मुझे शायद सरकार से उतनी मदद ना मिले, लेकिन अगर मेरे घर के आसपास से ट्रेन जा रही है, मुझे किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए? जो हमारी ट्रेन जा रही है मोस्ट ऑफ इट इज अंडरग्राउंड, आपका टनल्स में ही जाए, कुछ जगह पे सरफेस पे है, तो जो सरफेस पे है वो चीजें तो उतना इम्पैक्ट नहीं करती है, बट जो सब सरफेस पे है तो आप इस चीज का ध्यान रख सकते हैं कि जो कि आपको रूटीन में चाहे ट्रेन जाए या ना जाए, आपको अपने जो स्रोत हैं जलों के उनकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, क्योंकि जल नहीं तो कुछ भी, जल है तो कल है, एक फेमस सा स्लोगन भी है। आप सबसे पहले उस चीज का ईमानदारी से डॉक्यूमेंटेशन करिए कि भाई साल भर में कब आपके यहाँ पानी ज्यादा होता है, कब कम होता है। ये डॉक्यूमेंट करना बहुत ईजी, सबका स्मार्टफोन है, आप स्टॉप वॉच उसमें ऑन करिए, देखिए कि आपकी 20 लीटर की बाल्टी कितने देर में भरती है, तो यू विल गेट अ फ्लो रेट। तो आप मेंटेन करिए पंचायत लेवल पे, जो प्रधान अभी नए नए चुनाव है तो बने होंगे, तो देखें स्टार्ट मॉनिटरिंग कि भाई उनके कार्यकाल में कितना पानी घटा या बढ़ा, तो उसका एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट भी आपको मिल सकता है। दूसरी चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए, कहीं पे कोई सब्सिडेंस दिख रहा है कि देखिए जब भी आप किसी मटेरियल में बोल करें तो अगर वो स्टेबल नहीं है तो वो सबसाइड करेगा। इसी सब्सिडेंस की वजह से क्या होता है कि स्रोत भी कई बार सूखते हैं, घरों में भी क्रैक आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, कहीं पे भी आपको जब छोटे से छोटा दिखे सब्सिडेंस, तो आप उसको जो उत्तरदायी संस्था है उसको रिपोर्ट करिए, आपका जो प्रशासन है उसको रिपोर्ट करिए, सो दैट कि वो देखे कि भाई कहीं कोई चूक तो रही है, कोई लापरवाही तो नहीं हो रही है कंस्ट्रक्शन में। तीसरी चीज आप देख सकते हैं कि जो सबसे इजी तरीका है कि आपके रास्ते अगर उसके ऊपर से जा रहे हैं, हर जगह तो घर नहीं बने होंगे, कई बार ये कि आपके खेतों से होके ट्रेन जा रही है, खेतों के नीचे से 50-100 मीटर नीचे ट्रेन जा रही है, कोई रास्ते हैं, तो उन रास्तों में कहीं ऐसे एंडुलेशन तो नहीं, जैसे मोड़ नहीं पड़ जाते हैं, अच्छा कहीं धस तो नहीं गया, तो वो धसना आप खेतों में भी नोटिस कर सकते हैं, धसना आप रास्तों में भी नोटिस कर सकते हैं। आप पेड़ों को टेढ़ा होते हुए देख सकते हैं, देखिए पेड़ हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट में उगता है, तो अगर आपको कहीं पेड़ टेढ़ा दिख रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि लैंडस्लाइड जोन है, इधर मूवमेंट है। तो आप देखिए कि भाई कहीं ऐसे तो नहीं कि जो गांव में सारे पेड़ सीधे थे, अचानक कुछ जगह के पेड़ एकदम से टेढ़े होगा। तो कुछ कुछ इंडिकेटर्स हैं जो बता सकते हैं कि हो सकता है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर का इंटरेक्शन, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई बड़ा भूकंप तो दौरान नहीं है, कोई एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट तो उस टाइम पे नहीं, उस वजह से चेंज हो गया, तो क्या पता उस वजह से भी चेंज। और कई बार क्या होता है चीजें सारी आपस में इंटरेक्ट करती है, सीज्मिक इवेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और आपका रेनफॉल। तो इसके लिए तो डिटेल आउट करने के लिए यू विल नीड अ टेक्निकल एक्सपर्ट, बट आप मॉनिटर कर सकते हैं ताकि जरा भी कहीं पे आपको स्टार्टिंग फेज में कुछ दिखे तो उसके राइट मिटिगेशन हम लोग टाइम भी ले सके। पनई पोखरी करके एक गाँव है जहाँ पे वाटर के जो स्रोत है, ग्राउंड लेवल वाटर, वो सूख गया है और कहीं ना कहीं रेल प्रोजेक्ट उसका जिम्मेदार माना जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या ये कॉन्स में से एक है कि ऐसा हो सकता है? प्लॉजिबिलिटी हमेशा रहती है। अब आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारे यहाँ धारा, हम उसको बोलते हैं धारा, गांव में पानी के नेचुरल सोर्स को धारा बोला जाता है, धारा बोला जाता है। सरकार का बहुत ध्यान भी है इसके रिजुविनेशन पे, और इसकी एक सेंट्रल कमेटी थी जिसमें इसको किस तरीके से स्टडी किया जाए, कैसे क्या किया जाए, उसका एक सब कमेटी का पार्ट में भी, जिसमें हमने अपने सजेशन दिए। हम लोग भी इसके रिजुविनेशन वगैरह पे काफी काम करते हैं, काफी एनजीओ के साथ, काफी एजेंसीज के साथ काम करते हैं। तो बेसिकली धारा क्या है कि आपका सब सरफेस प्लम्बिंग है, जैसे हमारे घरों में नलों से पानी आता है, तो वैसे क्या सब सरफेस में बहुत सारे क्रैक्स हैं जो आपस में कनेक्टेड है, इनमें पानी सीप होता है, ये कहीं दूर से लॉन्ग टर्म फ्लो बह के आता है या कोई पडल होता है जिससे वो पानी बह रहा। ये नेचुरल रिजर्वायर्स होते हैं, नेचुरल रिजर्वायर्स है आपका, है ना। तो जैसे बिस्किट जैसे लगे हुए हैं सिस्टमेटिकली, वैसे हमारी लेयर्स हैं आपकी जी। तो अब क्या होता है, जब भी आपका कोई एक्टिविटी हुई, सीस्मिक एक्टिविटी हुई, तो गैप बंद हो गया, ये पाइप आपका पिचक किया जाएगा, या आपका कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या हुआ, सब्सिडेंस हुआ, तो वो जो नेचुरल प्लम्बिंग है वो पिचक गई, तो क्या होगा, पानी का फ्लो कहीं और हो जाए, वो डाइवर्ट हो जाए, जिसकी वजह से अक्सर हमारे धारे सूखते हैं। और कई बार ये पानी की कमी की वजह से भी सूखते हैं, कई बार ये इसलिए भी सूखते हैं कि हम बोल रहे हैं कि नीचे कंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन ऊपर भी कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। एट द सेम टाइम कई बार क्या होता है कि लैंड यूज बहुत चेंज हो रहा है, तो लैंड यूज चेंज होता है तो क्या होता है कि आपका खेत बंजर हो गया, तो जहाँ पहले पानी नीचे रिसता था, अब वो पानी सरफेस पे होके बह जाता है, इसकी वजह से भी आपके धारे के पानी कम हो सकता है।
तो ये सारी चीजें जब आप खुद में नोट करेंगे, एक अपने आप में एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट आपका बन जाएगा आपके गांव के लेवल पे कि भाई हमारे गांव में इतने खेत बंजर हुए, पहले बंजर नहीं थे तो पानी था, इतना हमारे धारे के ऊपर कंस्ट्रक्शन हुआ, हमने खुद में कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो उसकी वजह से कुछ चेंज हुआ है क्या, या उसको फिर आप रिलेट कर सकते हो कहीं हुई अतिवृष्टि हुई है, कहीं पे आपका सीस्मिक इवेंट हुआ है, या कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। तो जब आप ये डॉक्यूमेंट कर लें तो अपने आप आपको काफी हद तक जवाब मिल जाएगा कि ये क्या कंस्ट्रक्शन की वजह से ही सिर्फ हुआ है या फिर ये पहले से ही कम हुआ। तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन को या किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को दोष देना सही नहीं होगा, बजाय हम इस चीज का डॉक्यूमेंटेशन करें और लगातार नोटिस करते रहें कि हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में नेचुरल जो चीजें आपने चेक पॉइंट्स बताएं, उनकी वजह से भी ये एक रीजन हो सकता है। आपके पास जब अपना डेटा सेट रहे, देखिए बिना डेटा के कुछ भी कह पाना किसी के लिए भी आसान। बिल्कुल, आप बोलने को तो कुछ भी बोल सकते, एक बेड़वाली कहा होता है गिच्चा बाबा की जान, क्या जाता है आप कुछ भी बोल दीजिए, है ना, लेकिन जब तक वो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं होगा या टेक्निकली प्रूवन नहीं होगा तो आप नहीं कह सकते हैं। हाँ, जो लोग कहते हैं कि हो ही नहीं सकता है कंस्ट्रक्शन की वजह से, वो गलत कहते हैं। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि कंस्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन वो कंक्लूसिव होने के लिए आपको उसकी स्टडी करनी। अलग कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स भी हैं यहाँ पे, भी है, हो सकते हैं। आपका अगर वहां पे ड्राउट है, मतलब बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई है, आपका ऊपर डिस्टर्ब हो गया आपका एक्वीफर, कोई कंस्ट्रक्शन ऊपर हो गया है, या आप और आप बहुत सालों से खेती नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी पॉपुलेशन आपका कम हो गया, सरफेस फ्लो आपका ज्यादा हो गया। तो ये सारी चीजें हैं जिनको मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर स्टडी करेंगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे, लेकिन गांव के लेवल पे हम लोग इनको डॉक्यूमेंट करना शुरू कर सकते हैं ताकि हमें लॉन्ग रन में पता रहे कि चलो उस गांव में ऐसा हुआ, अगर कल को मेरे गांव से भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आता है तो मेरे पास डेटा तो हो। यूरोप एंड यूएस के देशों में हमने देखा है कि सिटीजन रिपोर्टिंग बहुत हाई है और इस वजह से रियल टाइम ट्रैकिंग हो सकती है। आपने भी पहले इसका जिक्र किया था। इंडिया में ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्या ऐसा अभी हो रहा है? मुझे लगता है कुछ कुछ पॉकेट्स में लोग अपनी स्टडी के लिए तो ये चीजें करते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा कोई अम्ब्रेला प्रोजेक्ट मैंने अभी तक देखा। वी विश टू कि हमको मौका दे सरकार कि हम एटलीस्ट डिजास्टर के एस्पेक्ट में या लाइवलीहुड के एस्पेक्ट में या स्प्रिंग के एस्पेक्ट में काम कर सकें, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ना हमारे एंड से प्रपोजल गया है, लेकिन ऐसा कोई हमें अपॉर्चुनिटी दिखाने की जिसमें हम प्रपोजल सबमिट कर सके जहाँ पे सिटीजन साइंस को हम बढ़ावा दे सके। सिटीजन साइंस का अगर आप उदाहरण देखना चाहते हैं, इंडिया ने जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है वो बर्ड वॉचिंग में किया है। आप अगर देखें कॉर्नल यूनिवर्सिटी का एक ऐप है मर्लिन ऐप करके, तो उसमें आप कहीं पे भी बर्ड देखें, उसकी आवाज रिकॉर्ड करें, आप उसको तुरंत अपलोड कर सकते हैं। इसीलिए वो मर्लिन जो बर्ड आईडी ऐप है वो इंडिया के लिए फ्री है। तो उसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंडिया से। यू कैन जस्ट गो चेकलिस्ट एंड अपलोड इट ऑन द प्लेटफॉर्म। हम सिमिलर लाइंस पे क्या काम नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। क्या हम टेक्निकली कैपेबल हैं? बिल्कुल कैपेबल है। क्या हमारे लोग अवेयर हैं? बिल्कुल अवेयर। गांव में आजकल हर बच्चा रील बनाना नहीं तो रील देखना तो जानता है, स्मार्टफोन चलाना जानता है, इंटरनेट की सुविधा भी हर जगह है। तो क्या हम भी काम नहीं कर सकते? जरूर कर सकते। फिर हम क्यों पीछे? ऐसा कोई एवेन्यू आया नहीं अभी तक जहाँ पे काम किए जा सके, क्योंकि इसमें देखिए अगर हम स्कूल्स को इन्वॉल्व करते हैं तो देन देयर इज अदर डिपार्टमेंट, हमको शासन प्रशासन से जब हेल्प मिलेगी तो ये काम जरूर किया जा सकता है। और आपके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अगर पॉसिबिलिटी हो तो हम लोग इस काम को करना चाहेंगे। आप कभी भी IIT रुड़की आए, बात करें हमसे, इस काम को हम जरूर टेकअप करना चाहेंगे। ये एक लॉन्ग टर्म डेटा कलेक्शन भी हो सकता है और एक प्रिवेंटिव मेजर भी हो सकता है कि जैसे छोटी छोटी चीजें हम नोटिस करके गवर्नमेंट को टाइमली इंटीमेट करते हैं। अलार्मिंग सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट होता है? जैसे बहुत सारी कंट्रीज में हमने देखा है, बहुत सारे वीडियोस भी होते हैं देखे सरफेस की, जब वोल्केनोज इरप्शन होते हैं या फिर जब सुनामी आती है तो एक सायरन बजते हैं पूरे शहर में, उस पूरे एरिया में जहाँ पे साइट मार्क की भी होती है कोस्टल एरियाज में। तो क्या ऐसा दराली जैसे जगह पे अगर ये होता है या केदारनाथ जैसे जहाँ पे बहुत आपदा आती है, बहुत इकोलॉजिकल सेंसिटिव है लेकिन फुटफॉल बहुत ज्यादा है, इन सब जगहों पे अगर इस तरह की अलार्म सिस्टम होते तो लोगों को एक अलर्ट मिलता? क्योंकि बहुत सारे लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं जब तक, क्योंकि एक सायरन अगर बजेगा तो मेरा माइंड तुरंत रिएक्ट करेगा, लेकिन कोई दूसरा चीख पुकार करेगा तो जब तक आप समझोगे अच्छा कहाँ से बादल फट रहा है, कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ से डेब्रीज आ रहा है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। ये कितनी अहम भूमिका निभाते हैं ड्रिल सिस्टम? दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, एक है ड्रिल सिस्टम, एक है आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो हमारे हैं ये मैंडेटेड हुए थे 2014 के बाद कि ये लगाने हैं,
ताकि एटलीस्ट हम कुछ तो मिटिगेट कर सके। बस इट्स मैंडेट फॉर ऑल बिग प्रोजेक्ट्स कि आप जब भी प्रोजेक्ट बनाए तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाएं। अब जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, आप देखेंगे फ्लड के लिए कहीं पे गेजिंग साइट है या मॉनिटरिंग साइट्स है, आपके लैंडस्लाइड्स पे कुछ कुछ जगह ये अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगे हुए हैं। लेकिन एक मैंने जैसे पहले इनका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस नहीं। अब जैसे श्रीनगर में, आप श्रीनगर में सायरन अगर बजा है, मेरा घर नदी के थोड़ा पास है, तो वहाँ सायरन तब बजता है जब डैम से पानी छोड़ता है। वहाँ सायरन इसलिए नहीं बजता है कि कोई आपदा आ गई। तो वी शुड हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कि सायरन कब बजे। उस सायरन कई बार सर दर्द भी हो जाता है लेकिन यस इट इज इफेक्टिव। क्या ये चीजें नहीं हो सकती? हो सकती। सबका टाइम अलग होगा, किसी में 1 मिनट तक की वार्निंग मिलेगी, किसी में आधा घंटा, किसी में 1 घंटा। वो डिपेंड करेगा हम डिजास्टर के कितने नजदीक या कितने दूर। तो ये किया जा सकता है। जब आप एक बार वार्निंग सिस्टम डेवलप कर लें अपना कि भाई हमें इस चीज के लिए वार्निंग सिस्टम लगाना है, उसके बाद आप डिसाइड कर लें सायरन बजेंगे इतने टाइम के लिए बजेंगे, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन ट्रेन योर पीपल कि भाई जब ये सायरन बजे तो आपको इस जगह पे जमा होना है। आप खाली सायरन बजे आपको पता ही नहीं तो भागदड़ मच जाएगी। इवैक्यूएशन प्लान भी इवैक्यूएशन प्लान आपका होना चाहिए था। भाई एक बड़े प्लान का पार्ट है। मतलब वी कैन नॉट मेक इट इन अ फ्रेगमेंटेड वे कि हमने चलो भाई सायरन तो लगा दिए लेकिन अब लोग करेंगे सायरन बज के, अब कहाँ जाओ। तो वो असेंबली पॉइंट्स कहाँ होने चाहिए, अगर सायरन बजा है फायर के लिए तो मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, अगर वहां पे अर्थक्वेक आया तो उसके लिए कैसे रिस्पॉन्ड करो, फ्लड है तो कैसे रिस्पॉन्ड। तो ये सब चीजें अगर हम एंड कोई इन सिचुएशन में फंस गया हो तो फेलो सिटीजन्स क्या करें। तो अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा था कि कुछ गाँव में महिलाओं ने व्हाट्सएप का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। जैसे कहीं आग लगती है तो फोटो खींचे, ग्रुप्स उन्होंने बना रखे यहाँ आग लग गई, तो वो लोग कलेक्टिवली जाके उसको बुझाने की कोशिश करते हैं। ये प्रैक्टिस पहाड़ों में पहले बहुत प्रेवलेंट थी। जैसे किसी की शादी हुई तो पूरा गांव काम करेगा, किसी घर में एज अ कम्युनिटी रोल प्ले करते हैं। अब क्या हो गया, हम एज अ कम्युनिटी केवल नाम रह गया है कि काम नहीं होता। तो अभी भी आप देखें कई गांव से खबर आती है कोई बीमार हो गया तो सब लोग उसे कंधे पे लेके जा। तो वैसे अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने नीचे फॉरवर्ड कर दी, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी इसमें यूज करते हैं। जैसे आप देखेंगे केदारनाथ के ऋषिगंगा के टाइम पे लोगों ने तुरंत लाइव फीड में डाल के बहुत लोगों की जान भी बचाई होंगी जो नदी किनारे उस समय रहे होंगे। तो हम इन चीजों का भी यूज कर सकते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में डेवलप कर सकते हैं। बट आपदाओं के टाइम पे, डिजास्टर्स के टाइम पे ऐसे फीड से और एक पैनिक क्रिएट होता है। कई बार लोग पुरानी वीडियोस भी डाल देते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन भी इसीलिए करती है। इसीलिए तो उससे क्या है कि जब एक गवर्नमेंट फ्रेमवर्क होगा, अब जैसे बाहर कंट्रीज में जब सायरन बजेगा तो इट हैज अ मीनिंग। अब यहाँ पे तो पता लगा कोई मस्ती में सायरन बजा के पूरा कस्बा खाली हो गया तो उसका वो भी एक अपराध में चल रहे। दैट्स व्हाई इट शुड कम थ्रू द गवर्नमेंट, एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट हो। इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं, ऑटोमेट भी किया जा सकता है। अब जैसे आपको फ्लड की जब वार्निंग आती है, हैवी रेनफॉल की वार्निंग आती है, आजकल आपको मैसेज आते हैं कि भाई हैवी रेनफॉल हो सकती है, तो अब वो मैसेजेस हैं। तो ये मैसेजेस भी अच्छे काम करते हैं, लोग अपने उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। जैसे ट्रैफिक रूट है, आप गूगल में देख लेते हैं कि मैं वहां से जाऊं या ना जाऊं। सिमिलरली वी कैन डेवलप अ होल सेंसर सिस्टम, हर चीज के लिए डेवलप कर सकते हैं। उसकी एफिकेसी हो सकती है उतनी ज्यादा ना हो सकता है शुरुआती दौर में 50, 60, 70% हो, पर मुझे लगता है कि इससे भी अगर हम शुरू करेंगे तो इवेंचुअली 90 to 100% हम रीच कर पाए। क्या ऐसे चेक पॉइंट्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वेदर प्रेडिक्ट करने के लिए आज बेटर फैसिलिटीज है, बट क्या ये डिजास्टर्स प्रेडिक्ट करने के लिए कुछ चेक पॉइंट्स हैं या फिर ऐसे डेजिग्नेटेड रोल्स हैं जहाँ पे कोई चेक पॉइंट्स बने? सेंडाई फ्रेमवर्क पे हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क था 2015 से 2030 पे। इस फ्रेमवर्क का पूरा रोल ये था कि आइडेंटिफाई द थ्रेट या हज़ार्ड को आप आइडेंटिफाई करिए और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी इन्वेस्ट करिए उसमें और ट्रेनिंग में भी इन्वेस्ट करिए जिससे कि कैजुअलिटीज को कम कर सके। तो गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव्स तो लिए, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज बन गई हैं तो दे डेडिकेटेडली वर्क ऑन दैट। आपकी गवर्नमेंट की बॉडीज हैं जैसे SDRF हो गया, ये रेस्क्यू में आपको कई बार हेल्प करते थे। तो इस तरीके से चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन पे और ज्यादा काम किया जाना चाहिए। पहाड़ों की जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, घर जैसे आपने बोला कि पहले घर बहुत ऊपर हुआ करते थे, जिस तरीके से बनते थे उसमें उतना नुकसान नहीं होता था। तो आज साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट्स, जियोलॉजिस्ट, क्या सबको मिलके एक तरीका नहीं निकालना चाहिए जिससे हम जो आगे के डेवलपमेंट कर रहे हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं उसमें एक चेक हो जाए, जिससे कि इन आपदाओं को या फिर इससे सहने की हमको और क्षमता मिल सके? कन्वेंशनल नॉलेज इज द की।
साइंटिफिक एस्पेक्ट आपका है, लेकिन अभी क्या होता है कि वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रोजेक्ट्स। अगर हमें एक लाइन काट के दे दे कि इससे इसमें करना है तो वी विल नॉट गो बियॉन्ड दैट। तो वो एक लिमिटेशंस होते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट, फाइनेंस, टाइम, मैन पावर और सब चीजें होगी। लेकिन अगर कन्वेंशनल नॉलेज को आप उसमें इंक्लूड करते हैं तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पहले ही आइडिया दे देगी कि भाई वेदर इट इज गुड और नॉट। जैसे हम लोग फील्ड वर्क बहुत करते हैं तो वहाँ पे कई बार गांव के बुजुर्गों से मिलते हैं तो बात करते हैं, तो वो लोग बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँ कि मैंने उनको पूछा कि आप चूज कैसे करते हो कि घर कहाँ बना है। आई वाज इट्स बोले कि हम गड्ढा करते हैं 1 मीटर का, मिट्टी बाहर निकालते हैं अब वापिस मिट्टी भरते हैं। अगर मिट्टी ऊपर ज्यादा रह गई तो इट्स गुड, यहाँ पे आप घर बना सकते हैं। तो बेसिकली वो साइंटिफिक प्रिंसिपल है कॉम्पैक्शन का। अब बोले अगर गड्ढा नहीं भरा मतलब वापस नीचे ज्यादा दब गया तो वहां हम घर नहीं बना। दैट मींस वो सिंक हो सकता है, तो कॉम्पैक्ट नहीं हुआ सॉइल वहां पर, उसकी कैरिंग कैपेसिटी उतना ज्यादा भी है नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग। सिंपल है। उन्होंने कहा एक पेड़ है उदीस का पेड़, हमने बोले ये बहुत जल्दी उगता है और जहां लैंडस्लाइड होती है वहां होता। तो ये कम्युनिटी विजडम है जो कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पेड़ टेढ़े हो जाना तो ये ऑब्जर्वेशन से लोगों ने कन्वेंशनली नाम भी दे रखे थे, जैसे मैं पहले भी जिक्र किया था कि फलाना बगड़ फलाना रथ, तो उसका मतलब ये था इट्स प्रोन टू सिंकिंग, या जैसे कई जगह होते हैं जो दलदली होते हैं, कमिड़ा वाली जगह पांगू बोल देते हैं, वहां पे सेरे हो जाते। तो व्यवस्था भी पहले ऐसी थी, ऊपर ट्री लाइन, फिर सूखे खेत, फिर गांव और फिर आपके सेरे। ये मैं आपको अपने गांव का उदाहरण बता रहा हूँ कि मेरा गांव भी कुछ इसी तरीके से। तो आप उस कम्युनिटी विजडम को जब इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लॉस में हैं। तो जो पुराने गांव हैं मैंने कहा वो अभी भी इंटैक्ट है, मोस्ट ऑफ देम, रेयरली कोई कुछ नुकसान हुआ है। लेकिन जैसे ही हमने ऑफसेट किया, हम इधर से उधर हो गए, उसमें वैसे ही काम हमारा गड़बड़ हो गया। तो साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है उसमें थोड़ा सा एक बदलाव की भी आवश्यकता मैं मानूंगा कि जो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल विजडम है उसको आउटराइट रिजेक्ट नहीं करना चाहिए कि इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं। ये उनका कम्युनिटी प्रैक्टिस के थ्रू आया, तो ढूंढने की कोशिश कर शुड बी द वन हु शुड बी एक्सप्लोरिंग कि इसके पीछे का साइंस क्या हो, क्या कि हम किस तरीके से इसको काम करें। तो ये कम्युनिटी विजडम मिसिंग है। और जो लोग पहाड़ों में रहते आए हैं तो वो कम्युनिटी हमेशा से रिजिलियंट रही है, उनको पता है कि भाई अगर डिजास्टर आए तो कैसे बिहेव करना है, कैसे क्या करना है। तो उनका एक्सपीरियंस लेके हम प्लानिंग भी कर सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस लेके हम बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के थंब रूल्स बना सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दिया और बहुत ही इंटरेस्टिंग। और इससे मुझे एक बात याद आई, पहले बड़े बुजुर्ग जो कहा करते थे कि पहाड़ों में अगर जाओ तो तेज हंसना नहीं है, क्योंकि हमारे पहाड़ इतने फ्रेजाइल थे कि हंसने से इको हो सकता है और उससे भी कुछ ना कुछ स्लाइड हो सकता है। और इसी पे एक बात बोलना चाहूंगी कि सिरो बगड़ का एक बहुत बड़ा हमने देखा है कि उस सालों से रिस रहा है, सालों से। एज ए जियोलॉजिस्ट आपको क्या लगता है कि उसका क्या राइट सोल्यूशन होना चाहिए था? हालांकि अब एक ऑल्टरनेट वे वहां पर बन रहा है, बट क्या उसको प्रिवेंट किया जा सकता है बिना ऑल्टरनेट वे के भी? पहला जो रिसर्च पेपर मैंने पढ़ा था सिरो बगड़ पे पढ़ा था, क्योंकि मास्टर्स का डेजर्टेशन का मेरा टॉपिक था। और वैसे दुस्साहस ही बोलेंगे, मैं उस स्लाइड के बीच में जाने का भी मैंने दुस्साहस किया। उस समय तो उतनी समझ नहीं थी, लेकिन अभी समझ में आ रही है कि वो है क्या, तो उसका जियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट क्यों था वो एस्पेक्ट। आप देखेंगे वहां पे नीचे क्वार्टजाइट की रॉक है, ऊपर आपको मैफिक रॉक्स में नहीं बोलना, आप दूसरे देखते तो नीचे सफेद है, ऊपर काले रंग की रॉक में क्यों। तो 2 टाइप की लिथोलॉजी आपकी हो गई वहां पर। आपका बहुत सारे हेवीली फ्रैक्चर्ड मटेरियल है, उस फ्रैक्चर्ड मटेरियल में का जो मेन कंपोनेंट है वो है क्ले। क्ले की एक खासियत होती है कि जैसे ही उस पर पानी पड़ेगा इट विल स्वेल, जैसे उस पर धूप पड़ेगी वो श्रिंक होता है। सिरो बगड़ अक्सर बारिश के बाद ही उगता है, बारिश में नहीं। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वहां पे आप देखेंगे जानवरों का मूवमेंट है। मैंने वहां पे काकड़ भी देखे हैं, मैंने वहां पे बंदर भी देखे हैं, लंबूर खीरे देख क्रॉस। आपके ना छोटा सा वो स्टीप स्लोप है, आप उसको हल्का सा भी एक पत्थर मारेंगे तो वो कैस्केड करता हुआ बहुत एनर्जी गेन करता हुआ काफी कुछ, तो बड़ा हिस्सा नीचे खिसक जाता है, पीसेस में टूटता है। सिरो बगड़ आप देखेंगे इंटैक्ट अभी उसका लिथोलॉजी आपको वहां पे देखेंगे। टेक्निकली ये मेरा ही नहीं, मैंने जो बहुत बड़े बड़े लोग हुए इस डोमेन में उनका भी ओपिनियन पढ़ा है। इट्स अनट्रीटेड, बेटर टू अवॉइड सच स्लाइड्स। तो जियोलॉजी में ऐसा होता है कई जगह कि आप उसको नहीं ट्रीट कर सकते। तो ये उसकी प्रॉपर्टी ही है। बहुत काम हुआ है उस पे, CRRI ने काम किया है उस पे, उसमें ड्रम्स लगे, उसमें ड्रेनेज पैटर्न्स बने, उसमें प्रोटेक्शन वॉल्स बनी, नेट्स बने, लेकिन एवरीथिंग फेल्ड क्योंकि इतने छोटे छोटे चंक है, उसको होल्ड कैसे कर पाए।
आपको कोई चीज अटकानी है तो एक सॉलिड सरफेस भी तो चाहिए पीछे, तो वो टांका लगाने का सरफेस भी नहीं है उस पे, तो इस वजह से बेटर टू अवॉइड सर्टेन स्लाइड्स। ये मेरा ओपिनियन है जो मुझे लगता है कि डिफिकल्ट टू ट्रीट। एंड बहुत सारे चारधाम प्रोजेक्ट में देखा जाता है बहुत सारे टनल्स बने हैं, क्या टनल बना के वहां पे कोई सोल्यूशन दिया जा सकता है? सब्जेक्ट टू स्टडी, बट इट्स अ गुड पॉसिबिलिटी कि हम उसको टनल बना के पीछे बैक साइड में निकाल सकते, क्योंकि बहुत सारे रूट्स में ग्लेशियर्स आते हैं, हम उनमें ऑल्टरनेट वे यही करते हैं कि एक टनल हमने बना दे एंड इट मूव्स अबव इट, और नीचे से गाड़ियां वहां जा सकती हैं। इजीली इसको हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली देखिए ना, लैंडस्लाइड का एक बहुत बेसिक सा फंडा है चारधाम प्रोजेक्ट में, आप देखिए there is something called angle of repose. And what is that? एंगल ऑफ रिपोज का मतलब आप ये मानिए कि अगर मटेरियल आप जैसे कोई भी डेब्रिस है, सॉइल है, अगर 30 डिग्री पे है तो वो स्टेबल है। जैसे ही एंगल बढ़ेगा तो ये ससेप्टेबल टू फेलियर होता है। अगर रॉक टाइप स्ट्रांग है तो वो झेल जाएगा, उसका कोहेसिव स्ट्रेंथ अगर उसमें है, अगर उसमें कोहेसिव स्ट्रेंथ उसका नहीं हो तो इट विल फेल। अब आप चार धाम में जहां भी देखेंगे ये हमने काट दिया एकदम केक के जैसा स्लाइस रोड, बिल्कुल, एंड दैट हैज लेड टू अ लॉट ऑफ स्लाइड्स एंड इट इज बीइंग रिपोर्टेड थ्रू वेरियस पेपर्स। अभी मैं रिसेंटली पेपर पढ़ रहा था, दे हैव रिपोर्टेड 1.25 स्लाइड्स पर किलोमीटर। ओह माय गॉड, पर किलोमीटर। इट वाज अ पेपर है, रिसर्च पेपर है, तो उसका जो मैं समरी पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा उसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये स्लाइड एक्टिवेट हुआ। अब जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि नेचर बैलेंस करता है, वो तो मास है ऊपर, ग्रेविटी के साथ उसकी लड़ाई चल रही है। अब उसमें जैसे ही बारिश गिरेगी, पानी गिरेगा, नीचे सपोर्ट नहीं तो इट विल कम डाउन। बट इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, हमारे पास बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं, क्या राइट लोगों की एडवाइस नहीं ली गई थी? क्या उन लोगों की एडवाइस नहीं ली गई जो इस रीजन को समझते हैं बेहतर तरीके से? एडवाइजरी ली गई है, लेकिन कई बार कंप्लीशन का प्रेशर ज्यादा होता है। एंड दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हो सकता है कि जो एडवाइसेस दी गई हो वो अच्छी दी गई। देखिए, इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन। जो मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ कि कंस्ट्रक्शन वर्क कैसे करता है, तो कटिंग कोई और करेगा, रोड कोई और बिछाएगा, स्लोप प्रोटेक्ट कोई और करेगा, और किसी के टेंडर्स अलग है। बट इफ इट इज गिवन टू अ सिंगल एजेंसी एंड दे आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो मुझे लगता है वो लोग उस काम को ज्यादा सीरियसली है। ये मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी सर्वे किया होगा, जिन लोगों ने भी रिपोर्ट्स अपनी दी होंगी और ड्यू डिलिजेंस के साथ दी, सरकार भी तभी रिसीव करती है जब उसे लगता है कि ठीक रिपोर्ट है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन, मैंने कहा ना आपको माउंटेन सेंट्रिक होकर सोचना पड़ेगा। अब मैंने जो सपोज करिए मैंने जो प्लान ऋषिकेश के लिए बनाया, तो उसको कॉपी पेस्ट करता चलूं पूरा बद्रीनाथ तक, तो इट विल नॉट फॉलो। तो सिमिलरली वी हैव टू प्लान इन अ सच अ वे कि हम हर एक नीश एरिया को आइडेंटिफाई करें। कुछ एरियाज में मे बी कॉपी पेस्ट काम कर जाए कि जो प्लान यहाँ वहां चल जाए, लेकिन ज्यादातर एरिया में यू हैव टू मॉड्यूलेट द प्लान्स अकॉर्डिंगली। एंड एक और एग्जांपल पूछना चाहूँ कि तोता घाटी का हमारे पास बहुत बड़ा एग्जांपल है, उससे हमें क्या सीखना चाहिए, वहां पे क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या वो भी एक मार्क्ड साइट में से एक? तोता घाटी की अपना आप में एक हिस्ट्री रही, सुनी हुई बात है मेरी जी, जितना तथ्य हो तो नहीं था, लेकिन जो उसके कॉन्ट्रैक्टर थे उन्हीं के नाम पे तोता घाटी का नाम तोता घाटी पड़ा। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कट। उसका डिफिकल्ट होने का कारण यह है कि वो डोलोमेटिक लाइमस्टोन। एंड व्हाट इज डोलोमेट? आपके मार्बल में अगर मैं मैग्नीशियम मिला दूं तो डोलोमाइट बन जाएगा, CaCO3 से वो MgCO3 हो जाएगा। जैसे Mg आता है इसी वजह से उसका कलर डार्क है। तो जब तक उसमें फ्रैक्चर्स नहीं, ये पानी नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन अगर वहां पानी आता है तो वो क्या करेगा, आपके केव्स बनाएगा, केव एक्टिविटीज। और इस टाइप के केव्स को हम लोग अक्सर पूछते भी हैं, जैसे आप कोटेश्वर महादेव चले जाएं, इट्स ऑल्सो डोलोमेटिक लाइमस्टोन। तो वो आपके पिलर्स उस तरीके से बन जाते हैं, उसमें केविंग की एक्टिविटी होती है। क्रैक अगर आपका नॉर्मल सा भी है तो ओवर द टाइम वो वाइडन हो गई। और ये मैं जियोलॉजिकल टाइम की बात करता हूँ, मतलब कई हजार, दसियों हजार सालों से वो क्रैक्स डेवलप वहां पे हो रहे होंगे। उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब हम रॉक की बात करते हैं तो एज अ रॉक डोलोमाइट बहुत मजबूत है अगर उसमें क्रैक आई है, लेकिन एज अ रॉक मास की मतलब क्या होता है कि जब एक इंसिटू रॉक है उसमें फ्रैक्चर सबको हम कंसिडर करते हैं ना, उसको रॉक मास कह देते हैं। तो एज अ रॉक मास हमको उसको ट्रीट करना चाहिए। इस चीज को ओवरलुक करने से मुझे लगता है तोता घाटी में जो भी समस्याएं जो देख रहे हैं कि वहां को क्रैक्स आ रहे हैं, तो ये हुई
इट ऑल डिपेंड्स ऑन कंस्ट्रक्शन ऑल्सो, किस तरीके से हमने उसको कंस्ट्रक्ट किया या वाइडन ने किया, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी हिस्ट्री थी कि भैया इट को काटना बहुत डिफिकल्ट है, साइंटिफिकली भी इट इज स्ट्रॉन्ग इन कंपैरिजन टू उसके जो नेबरिंग मटेरियल है। आपको उस तरीके से प्लान करना जी। मैनी टाइम्स इट्स गुड टू अवॉइड सच पैचेस। आप अल्टरनेट ढूंढिए, एक छोटा सा टनल देके भी बाईपास कर सकते हैं। क्या पहाड़ों में रोड्स ब्रॉड होनी चाहिए? रोड वाइड होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, डेवलपमेंट है, लेकिन कितनी होनी चाहिए दैट इज अ क्वेश्चन। अब मैं पूरी रोड को अगर सोचूं कि 6 लेन बना दूं तो दैट्स नॉट पॉसिबल। मेरे बॉटल नेक्स उसमें बनेंगे, कुछ एरियाज होंगे जो मैं नहीं बाईपास कर पाऊंगा, वो प्रॉब्लम मेरे लिए बने रहेंगे, लेकिन उनको और सस्टेनेबल बनाने के लिए मुझे लगता है एक्सपेंडिचर इज वेरी की, एंड बीइंग अ डेवलपिंग इकोनॉमी वी हैव टू थिंक कितना उसमें एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज मुझे लगता है जो प्लानिंग एजेंसीज के सामने रहता है। लेकिन एज अ सोसाइटी वी शुड थिंक कि इट्स नॉट दैट वी विल बी ऑलवेज इकोनॉमिकली, जैसे अभी वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी, विल ग्रो एट सम टाइम। तो अगर हम अभी से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छे से इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है वो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बेनिफिशियल। जो डंपिंग साइट्स गवर्नमेंट बनाती है या मार्क करती है, क्या इसके कोई चेक पॉइंट्स हैं? किस तरह से ये मार्क किए जाते हैं? देखिए, डंपिंग साइट्स जो है बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोजेक्ट्स का एसेंशियल पार्ट होते हैं। आप चाहे टनल बनाइए, आप चाहे मिनरल्स के लिए एक्सकवेशन करिए, उसके लिए कुछ एरियाज हम आइडेंटिफाई करते हैं जो कि सेफ, ठीक है। उसका जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान है किसी भी प्रोजेक्ट का, जो अप्रूव होता है हमारी एनवायरमेंटल एजेंसी से, उसका एक इंटीग्रल पार्ट होता है जिसमें हम पूरा प्लान बताते हैं कि इतने ट्रक जाएंगे, ये मटेरियल लेके जाएंगे, यहाँ पे हम ये प्रिवेंटिव मेजर लगाएंगे, उसके आसपास पेड़ लगाएंगे, झाड़ियां लगाएंगे, उसको कवर करके रखेंगे। उस तरीके की हम चीजें उसमें करते हैं। और साइट आइडेंटिफिकेशन भी बड़े सावधानी से करना पड़ता है जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो। ऐसा ना हो कि हमने उनकी जो खेती वाली जमीन थी वो ऑक्युपाई करी या हमने कोई नाला ब्लॉक कर लिया। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा इसी कंटेक्स्ट पे कि तेरे से विलेज कॉल्ड हार्ट विलेज, तो हार्ट विलेज को भी एक बार डंपिंग साइट बनाते हैं। कहाँ पे है ये हार्ट विलेज? ये हार्ट विलेज चमोली में है। तो कहते हैं किसे शंकराचार्य जी ने बसाया था इस गांव, सो दैट पीपल बद्रीनाथ न जा पाए, वहां पे वो दर्शन कर लें या पूजा अर्चना अपनी कर लें। तो इस गांव की 1200 साल की लगभग की हिस्ट्री, एज पर द लिटरेचर जो मैंने पढ़ा, ये 1200 साल की हिस्ट्री है। एंड कुछ लोगों ने मिलके उसको भी डंपिंग साइट बना के, एंड द साइट वाज ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। उसके बाद में लगता है शायद लोग कोर्ट गए या कुछ उसमें इंटरवेंशन हुआ, तब जाके वो चीजें रिमूव की गई, या अंडर अभी भी हो सकता है कि डिसीजन हो चाहिए। लेकिन हम लोगों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम इस तरीके के काम करें, अपनी साइट हम आइडेंटिफाई करें, जैसे आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की साइट हो, उनको ना चुने, या गांव की कोई मान्यता वाली साइट है कि भाई इस जगह पे हमारे पूर्वज पूजा किया करते थे, या जैसे यहाँ पे हमारे पूर्वजों की पूजा होती है श्राद्ध पक्ष में, या भी हमारी कोई देवी भूमि है, तो इस टाइप की चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए, ताकि हम डेवलपमेंट तो करें, सॉलिड साइट तो ढूंढें, लेकिन उसको थोड़ा सा कल्चरली भी हम रिलेवेंट रख सकें, ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपके कम आए और साइट्स को प्रॉपर्ली टू ट्रेस। इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसा होता, बट इस बार की खुशी भी है कि ऐसा होने से बच गया। जब आप एक ही एजेंसी को जिम्मेदारी देंगे कि ये 5 किलोमीटर में बनाना भी तुमने है, मेंटेन भी तुमने करना है, एंड मेक इट सिर्फ 5 to 10 years का उसको दे दीजिए। पुट स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज ऐसी हो जो स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अब ऐसा ना हो कि आप पेनल्टी के नीचे ही डेवलपर को दबा दें। आप उसको अपॉर्चुनिटी भी दीजिए, आप उसको टेक्निकल हैंड प्रोवाइड कराइए, आप उसको कंसल्टेंट्स प्रोवाइड कराइए जो उसको हेल्प कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली जो जेसीबी से मशीन काट रहा है कोई जेसीबी या सिविल इंजीनियर नहीं, वो एक वर्कर है। आप उसको बताना पड़ेगा कि ये करना है, ये नहीं करना है। कई बार ये ट्रेनिंग का भी विषय होता है, तो इस टाइप की ट्रेनिंग अगर सरकार चाहे तो सरकार के पास कॉम्पिटेंट इंजीनियर्स हैं। अगर सरकार को चाहिए कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कराएं, रुड़की आ सकते हैं आप, देहरादून में इंस्टीट्यूशंस हैं, हल्द्वानी में इंस्टीट्यूशंस होंगे, जहां जहां इंस्टीट्यूशंस हैं आप वहां उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपके लोगों को एक जनरल अवेयरनेस तो दे ही सकता है। रेलवे पे वापस आना चाहूंगी, ये प्रश्न मेरे मन में है, जब रेल एक्चुअल में आ जाएगी, जब ट्रेन चलने लगेगी, तो गांव के बहुत सारे हिस्सों से होके गुजरेगी, कहीं टनल से, कहीं नदी के पास से, देखिए काफी सारा ऐसा नदी के पास से भी गुजरता है, तो जो वाइब्रेशन वो कॉज करेगी उससे भी कुछ हार्म हो सकता है। लोकल इम्पैक्ट्स थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये सारी चीजें कंसिडर की जाती हैं प्लानिंग में। तो जो उस वाइब्रेशन के लिए नेसेसरी
प्रिकॉशंस होंगे तो मुझे लगता है लिए गए हो। वाइब्रेशन डैम्पनिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए होंगे, उसी तरीके से स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, उसमें वाइब्रेशन इम्पैक्ट, इस सारा का सारा एक प्रोसीजरल पार्ट ये था भी करना। बहुत सारी डंपिंग साइट्स भी बनाई गई हैं। उन डंपिंग साइट्स को हम फ्यूचर में कैसे डेवलप कर सकते हैं? उसको डेवलप करना मतलब फ्यूचर में थोड़ा सा ट्रिकी हुआ, क्योंकि जितने भी डंपिंग साइट्स हैं मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके से प्लान की गई होंगी कि उसमें कुछ डेवलपमेंट कर सकें। ओवर द टाइम वो स्टेबलाइज हो जाएंगी, स्टिफ हो जाएंगी, लेकिन स्टिल मतलब पर्सनली आई विल नॉट रिकमेंड कि उस पर कोई परमानेंट डिस्ट्रक्शन बने। टेम्पररी फॉर टेम्पररी पर्पसेस इट कैन बी यूज्ड, बट स्टिल उसके लिए हमें नीचे से उस पर प्रोटेक्शन वॉल्स देनी पड़ेंगी और प्रॉपर मेजर्स लेने पड़ेंगे। ये भी देखना पड़ेगा कि भाई कोई ड्रेनेज तो उसमें नहीं आ रहा है, या कोई ऐसी फ्लैश फ्लड वाली सिचुएशन अगर आती है तो उसमें तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो दे कैन बी यूज फॉर से पार्किंग, मतलब यात्रा के टाइम पे फॉर टेम्पररी स्ट्रक्चर विद ड्यू डिलिजेंस के आसपास कोई प्रॉब्लम ना हो। आप उसको पार्किंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, आप उसको इमरजेंसी के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई भी आपका मेक शिफ्ट आपको चेक पॉइंट्स बनाने हैं, कुछ करना है। क्योंकि हम ओवर द टाइम भूल जाते हैं, जब वो स्टिफ हो जाता है तो हम भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन उसमें कर देखिए ना, उसमें अभी जहां जहां वो बनी है कई लोगों ने छोटे छोटे अपने रोजगार खोल लिए हैं, तो अब वो जो लोग खोल रहे हैं एटलीस्ट उनको भी तो थोड़ा सा अवेयरनेस देनी पड़ेगी, भाई ये आपके लिए डेंजरस आप किस लेवल तक इसको यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमने अक्सर देखा है कि लोग जब जमीन खरीदते हैं वास्तु चेक कराते हैं, लेकिन ज्योग्राफी नहीं समझते इस लैंड की। तो घर लेने से पहले या मुझे कोई एक लैंड लेने से पहले, जैसे आपने बोला कि कुछ साइंस होते हैं, तो क्या ऐसे टॉप 3 चीजें हैं जो मैं लैंड लेने से पहले सोच सकती हैं, मुझे देखना चाहिए? नीड और ग्रीड का एक फाइन लाइन जी। नीड है तो आप हमेशा स्टेबल जमीन ही ढूंढेंगे, ग्रीड है तो आप कहीं पे भी दांव खेल, सस्ता मिल रहा है ले लो, वी विल रिसाइड। ये रियल एस्टेट इज अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अब उस टाइम पे अगर आप पहाड़ों में स्पेसिफिकली जब भी में, तो आप अपने आसपास देखें कि वहां पे कोई सिंकिंग के साइन तो नहीं, अंडुलेशन तो सड़कों पे नहीं, घरों में आसपास थे क्रैक तो नहीं, या फिर आपके कहीं अगल बगल आप देखिए कोई ड्रेनेज तो नहीं आ रहा है, कोई पानी का पुराना नाला तो नहीं आ रहा है। कई बार आप मैप्स में देखेंगे कि वहां पे पूल या नाली लिखी हुई रहती है, नेचुरल जो ड्रेन होता है, तो आप उसको भी एक बार ही देखें। आप साथ साथ में ये भी देखें कि आप अगर नदी के आसपास ले रहे हैं तो आप नदी के किस मुहाने पे हैं। जैसे अगर मैं बोलूं, अगर ये नदी का कर्व है ना, तो इसको मैं बोलूंगा ये कॉन्वेक्स कर्व हो गया, ये इसका कॉनकेव साइड हो गया। तो अगर आप यहाँ नदी किनारे घर लेंगे तो रिवर आपके घर को इरोड करते हैं, जो कि हमने धराली में भी नहीं। अक्सर आप देखेंगे कॉन्वेक्स साइड में जो हर्षित का भी जो वीडियो आता है, आप देखेंगे कि जो भी आपका नदी के फ्लो के कॉन्वेक्स साइड में होगा तो वो उसको इरोड करेगी। जो कॉनकेव साइड में होगा वहां पे मटेरियल डिपॉजिट होगा, वहां पे इरोड नहीं होगा। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन इसी से क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि यार हम भी तो नदी किनारे रह रहे हैं, तुम भी ले लो। अब हम तो रह रहे हैं कॉनकेव साइड में तो हमें तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन तुम ले लो कॉन्वेक्स साइड में। तो वो उनको भी नहीं पता है। तो ये जो एक देखा देखी है, उसमें अगर थोड़ी भी साइंस का इनपुट आ जाए, या लोगों, मैंने वो कहा ना, अभी जब हम बच्चों को थोड़ा सा अवेयर करेंगे तो उनको पता रहेगा कि ये रिवर ऐसे नीचे फ्लो हो रही है, ये कॉन्वेक्स साइड है, कॉनकेव साइड है। तो आप जब भी देखेंगे जो भी स्ट्रक्चर किसी भी नदी किनारे किसी भी शहर में, कॉन्वेक्स साइड में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, कॉनकेव साइड में उतनी समस्या नहीं रहेगी। तो थोड़ा सा ये छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। नदी किनारे ले रहे हैं तब, पहाड़ों पे ले रहे हैं तो देखना है कि कोई ड्रेनेज तो नहीं आ रहा है, नेचुरल पेड़ टेढ़े तो नहीं है, कोई सब्सिडेंस के एविडेंसेस तो नहीं है, और अगर हो सके तो वहाँ कोई बड़ा बुजुर्ग को जो बता सके कि भाई ये जमीन सेफ है कि नहीं, अब पास्ट में ऐसा हुआ है कि नहीं। हाँ, एक और क्रूशियल एस्पेक्ट है जो देखा जा सकता है, अगर वहां कहीं आसपास खुदा हुआ हो, आपको लग रहा है कि मिट्टी में बहुत सारे टेढ़े मेढ़े से पत्थर, एंगुलर और सब एंगुलर फ्रेगमेंट है ना, मतलब वो मिट्टी मिट्टी जैसी नहीं, बहुत मिक्स हो रखा है, एकदम बढ़िया से मिक्स हो रखा है, उसमें पत्थर वत्थर सब ऐसा लगा जैसा लगा रखा है, तो उसको भी ना ले। हो सकता है कि वो कोई लैंडस्लाइड का डेब्रिस हो जिसमें कि वो बस्ती बसी हुई हो, तो इसको गवर्नमेंट भी नोटिफाई कर सकती है। गवर्नमेंट कैन हैव देयर ओन प्लान कि भाई ये नोटिफाइड है कि ये पैलियो लैंडस्लाइड्स थे जो कभी 500, 1000, 2000 साल पहले हुए थे, है ना। तो उस पर भी बस्ती तो बस जाती है, जैसे उसमें पेड़ वेड़ होंगे तो सब सोचेंगे यार ये तो सब सही है, यहाँ पे तो कोई गड़बड़ी नहीं है। तो ये सारी चीजें भी हैं जो छोटी छोटी हैं, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स आपने हमें सिखाए।
एंड इसी के साथ मैं क्लोज करना चाहूंगी कि पहाड़ जो है वो सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, समझने के लिए भी होते। एंड आई होप हमारे इस पॉडकास्ट से लोगों को समझ आए, आगे की जनरेशन्स को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले और जानकारी जुटाने के लिए हम आगे बढ़े। तो उनके लिए मैं जाते जाते एक कहानी ज़रूर बताना चाहूँगा। देखिए, हमारी देवभूमि है, तो देवताओं की कहानी से उन्हें समझाने की कोशिश करूँगा कि ये कहानी मैंने किसी से सुनी थी, सीनियर प्रोफेसर थे कोई, तो उन्होंने मुझे बताई थी, तो बड़ी अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि ये मुझे लोगों तक पहुंचानी चाहिए। देखिए, देवभूमि है तो ब्रह्मा जी के 4 सर थे, सबको पता है ना, लेकिन ब्रह्मा जी का 5वां सर भी था। अच्छा। तो जो ब्रह्मा जी का 5वां सर था, वो कहते हैं कि बहुत ही एरोगेंस और बहुत ही मतलब ऑब्नॉक्शियस टाइप का ज्ञान निकल, 4 नेगेटिव। लेकिन ब्रह्मा जी के 4 जो मुख थे उनसे तो वेद निकले, बाकी जो 5वां होता। तो अब आप ब्रह्मा जी को ले सकते हैं एज अ ह्यूमन, क्योंकि उन्हीं से कहते हैं कि ह्यूमंस की इवोल्यूशन हुआ है। और उनका 5वां सर आप ले सकते हैं हमारी महत्वाकांक्षा, कि भाई हम उसमें जगह जगह जाके दुस्साहसिक करके अपना घर बना ले रहे हैं, लैंडस्लाइड के डेब्रिसिस पे हम घर बना दे रहे हैं, कभी किसी पहाड़ी ढलाल पे जहाँ पे रिस्क हो सकता है, नदी किनारे बना दे रहे हैं सेटलमेंट्स। इस तरीके के हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी बेतरतीब तरीके से बना देते हैं कई बारी। तो वो ये सब हम बना रहे हैं, तो ये प्रतीक है उस जिद का जो ब्रह्मा जी के 5वें सर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो कहीं ना कहीं हमें पता होता है, हम फिर भी रिस्क लेते हैं, जबरदस्ती की जिद करते हैं, प्रकृति और कन्वेंशनल नॉलेज को ध्यान में नहीं रखते हैं। और वहीं पे आप शिव को ले सकते हैं एज अ बैलेंसर, एज अ प्रकृति जो बैलेंस करते हैं। तो जब ब्रह्मा जी का 5वां सर बहुत ही ज्यादा उदंड हो गया, सबका अपमान करने लगा, कहीं भी घर, कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन गए, तो शिव जी ने वो 5वां धड़ अपने त्रिशूल से काट दिया। प्रकृति हमें यही रिमाइंड कराती है कि जैसे ही हम दुस्साहसी बनेंगे, प्रकृति हमें अपनी जगह दिखा देगी कि भाई नहीं, ये मेरा रास्ता है। नेचर रिक्लेम्स जो उसका है। तो हमको इस बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। तो हमें ये सबक लेना चाहिए कि भाई प्रकृति अपने आप को बैलेंस करेगी। जब भी आप ऐसा कोई दुस्साहस करने की कोशिश करें, तो ये कहानी आपको जरूर याद रहे, साहसी बने, दुस्साहसी नहीं। नेचर इज अनफॉरगिविंग, जितना ब्लेस करती है उतना ही फ्यूरियस भी हो सकती है। बिल्कुल। तो मैं कभी प्रकृति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बहुत ही अच्छी सीख आपने इससे ली।